एनिमे की शुरुआत होती है एक आम ऑफिस वर्कर टाकेरू कामिसो से। उसकी जिंदगी बिल्कुल एक रूटीन जैसी चल रही होती है, यानी रोज वही रास्ता, वही काम और वही बोरिंग घर लौटना। सब कुछ इतना नॉर्मल था कि कुछ लोगों के लिए शायद ये जिंदगी परफेक्ट होती, लेकिन टाकेरू के अंदर एक कीड़ा था कि वो कुछ अलग, कुछ एक्साइटिंग करे। एक दिन काम से लौटकर टाकेरू अपने सोफा पर बैठा होता है और उम्मीद करता है कि टीवी पर कुछ इंटरेस्टिंग मिले, लेकिन टीवी पर बस एक ही आदमी दिख रहा होता है, एक अजीब व्हाइट स्पेस में, और वो आदमी पिया हुआ लग रहा होता है। टाकेरू समझता है कि नहीं, ये क्या हो रहा है, लेकिन अगले ही पल वो खुद उस आदमी के सामने खड़ा होता है। उस आदमी के बाल सफेद होते हैं और वो खुद को इंट्रोड्यूस करता है कि वो सोलर सिस्टम का इंचार्ज है। टाकेरू तुरंत सोचता है, ये तो कोई एलियन लगता है, लेकिन वो आदमी हंसते हुए कहता है, मैं एलियन नहीं हूँ, मुझे एक तरह से गॉड कह सकते हो, या सिंपल शब्दों में यूनिवर्स का मिडिल मैनेजमेंट। टाकेरू कहता है, गॉड भी इतना ऑफिस टाइप हो सकता है क्या? फिर वो गॉड टाकेरू को एक अलग प्लैनेट दिखाता है, एक प्लैनेट जिसका नाम मेड्यूसा होता है। वो कहता है कि चाहे जितनी बार वो दुनिया को सुधारता है, लेकिन हर बार सिविलाइजेशन बर्बाद हो जाती है। इस बार वो खुद पर्सनली इंटरफेयर करने वाला है। वो कहता है, मैं मेड्यूसा में एक छोटी सी बूंद गिराता हूँ और कभी कभी एक छोटी सी बूंद की वेव पूरी दुनिया बदल सकती है। और फिर वो कहता है, टाकेरू, अब तुम वो बूंद बनोगे जो इस दुनिया को बदलने वाली वेव क्रिएट करेगा। टाकेरू शॉक में पड़ जाता है, भाई इतना बड़ा काम, वो भी मुझे, इतनी जल्दी। लेकिन गॉड कैजुअली कहता है, टाकेरू, वैसे भी तुम अब मर चुके हो, अगर मेड्यूसा नहीं जाओगे तो तुम्हारी आत्मा गायब हो जाएगी। टाकेरू पैनिक कर जाता है, भाई ऐसे कैसे कैजुअली बोल सकती हो कि मैं मर गया हूँ? लेकिन गॉड उसे काम करता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ स्पेशल पावर दूंगा। फिर गॉड उससे पूछता है, क्या क्या चाहिए तुम्हें, कैसी एबिलिटी चाहिए? टाकेरू कंफ्यूज होता है तो गॉड एक्सप्लेन करता है, जैसे मैजिक यूज करने की पावर या और कुछ। फिर गॉड लिखता है, एक्सट्रीम मैजिकल पोटेंशियल, और कहता है, और कुछ चाहिए? टाकेरू सोचता है और फिर एक्साइटेड होकर कहता है, एक क्यूट कंपेनियन भी चाहिए। गॉड लिख लेता है और कहता है, ठीक है, जब वक्त आएगा तो मुझसे मिल लोगे। वो उसकी एक्सप्लोरेशन एबिलिटी को भी अपग्रेड करता है ताकि मटेरियल कलेक्ट करके टाकेरू पैसे कमा सके, और बोनस में देता है एक मैजिकल स्टोरेज बैग जिसमें अनलिमिटेड स्टोरेज है, वर्ल्ड का लैंग्वेज और कई सारे रेजिस्टेंस भी। लेकिन जैसे ही गॉड और बताने लगता है, टाकेरू का बॉडी डिसॉल्व होने लगता है। गॉड कहता है, ओ टाइम आ गया। वो अपने लिस्ट चेक करता है और सडनली कहता है, शायद मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही दे दिया, और उस कंपेनियन के बारे में भी। टाकेरू घबरा जाता है, वेट, कंपेनियन के बारे में क्या? लेकिन गॉड बस मुस्कुराता है और कहता है, सब ठीक होगा, और टाकेरू उसके सामने से गायब हो जाता है। अगले सीन में टाकेरू आंखें खोलता है और देखता है कि वो एक जंगल में है, एक नई बॉडी के साथ है, नए वर्ल्ड मेड्यूसा में। उसके पास वही चीजें होती हैं जो गॉड ने उसे दी थी, यानी एक मैजिकल बैग और एक स्टिक जो पास में पड़ा होता है। उसे समझ नहीं आता कि वो अब क्या करे। फिर वो डिसाइड करता है, पहले लोगों की बस्ती ढूंढता हूँ, लेकिन उससे पहले वो रैंडम शब्दों का एक्सपेरिमेंट करता है, और जब वो बोलता है स्कैन, तो उसके सामने मटेरियल्स के नाम लिख के आते हैं। पहला आइटम मिलता है मूनलाइट हर्ब, और उसके सामने लिखा होता है रैंक बी। टाकेरू एक्साइटेड हो जाता है, वाओ, मेरा पहला आइटम रैंक बी का है। वो अब समझ जाता है कि जो भी चीज चमकती दिखती है उसे कलेक्ट करो, और थोड़ी देर में वो कई सारी चीजें इकट्ठा कर लेता है। वो मशरूम, एलिमेंट फंगी, होजास दे पेरस यानी कुछ मैजिकल लीव्स और कई और मटेरियल्स भी कलेक्ट करता है। थोड़ी देर में उसके पास काफी सामान हो जाता है, लेकिन सबका रैंक लो होता है। तभी उसकी नजर कुछ पत्तों के नीचे एक पत्थर जैसी चीज पर पड़ती है। वो क्यूरियस होता है और उसे स्कैन करता है, लेकिन जैसे ही रिजल्ट आता है वो शॉक में रह जाता है, क्योंकि वो पत्थर नहीं बल्कि हैमर पैंगोलिन यानी जानवर का पॉटी निकलता है। टिकारू घिन के साथ कहता है, ईव, मैं इतनी देर से पॉटी पकड़ के रखा था। लेकिन फिर देखता है रैंक सी, अरे ये तो हाई रैंक का आइटम है।
उसे समझ आ जाता है कि हाई रैंक मटेरियल्स के आइकन अलग दिखते हैं और उन्हें वो अपनी एक्सप्लोरेशन मैजिक से ट्रैक कर सकता है। अब जब उसके पास मटेरियल का एक अच्छा खासा कलेक्शन हो जाता है तो वो डिसाइड करता है कि अब उसे बेचने के लिए वो नियरेस्ट टाउन में चला जाए। थोड़ी देर बाद वो एक गेट के पास पहुंचता है जहां एक गार्ड उसे रोकता है और कहता है, तुम तो काफी लंबे हो, क्या तुम वॉरियर या स्वॉर्ड्समैन हो? टाकेरू मुस्कुराता है और कहता है, नहीं नहीं, मैं तो बस कुछ मटेरियल्स बेचने आया हूँ। गार्ड्स थोड़ा हैरान होता है और कहता है, मटेरियल कलेक्ट करने वाले लोग यहाँ रेयर मिलते हैं। फिर वो अपना नाम बताता है, मार्लॉक, जो टॉर्मी नाम के टाउन का गार्ड है। मार्लॉक बताता है कि उनके पास कोई स्पेशल मटेरियल शॉप नहीं है, लेकिन एक जनरल स्टोर है जहाँ सब कुछ मिलता है। तो टाकेरू वहाँ जाने का डिसाइड करता है। वो उसका शुक्रिया अदा करके टाउन के अंदर चला जाता है। जैसे ही वो अंदर जाता है लोग उसकी हाइट देख करके शॉक हो जाते हैं। सबकी नजर उस पर टिक जाती है। टाकेरू डायरेक्टली जनरल स्टोर में जाता है और शॉपकीपर को वो रैंक सी मटेरियल यानी हैमर पेंगोलिन पॉटी दिखाता है। शॉपकीपर उसे देखते ही एक्साइटेड हो जाता है। वो बिना ग्लव्स के ही उसे उठाता है और कहता है, वाओ, इसकी शेप और कलर और टेक्सचर परफेक्ट है, ये तो कमाल का सैंपल है। शॉपकीपर कहता है, मैं इसके लिए 5 सिल्वर कॉइन दूंगा। टाकेरू सोचता है, ये प्राइस ज्यादा है या कम? तो वो पूछता है, एक रात होटल में रुकने का कितना खर्चा है? शॉपकीपर बोलता है, 500 रे पर पॉइंट, और 1 सिल्वर कॉइन का मतलब 1000 रे। टाकेरू थोड़ा कैलकुलेट करता है और कहता है, मतलब ये पॉटी 50,000 येन की है। वो हैरान रह जाता है कि एक दिन के अंदर 50,000 येन कमा लिए। शॉपकीपर खुशी से डील फाइनलाइज करता है, लेकिन उसके बाद जो सीन होता है वो थोड़ा डिस्टर्बिंग होता है। शॉपकीपर लिटरली उस पॉटी को अपने चेहरे पर रगड़ता है। टाकेरू कहता है, भाई ये क्या देख लिया मैंने? लेकिन वो इग्नोर करता है और अपनी बाकी मटेरियल्स दिखाता है। शॉपकीपर पूछता है, तुम ये सब कलेक्ट करके यहाँ तक लाए कैसे? टाकेरू कहता है, मैं बस ट्रेवल कर रहा था और जो जो मिला उसे कलेक्ट करता गया। ये सुनकर के शॉपकीपर कहता है, मुझे तुमसे एक काम करवाना है, ईस्ट माउंटेन से थोड़ा मित्रल और चाहिए। टाकेरू कहता है, ठीक है, बस मुझे आप मैप दे दो। शॉपकीपर उसे एक मैप देता है और उसके मटेरियल्स के बदले 3,60,000 रे देता है। टाकेरू शॉक में कहता है, मतलब 3.6 मिलियन येन, वो भी एक दिन में? वो लिटरली रिच हो जाता है एक ही दिन में। शॉपकीपर वार्निंग देता है, माउंटेन में मॉन्स्टर है, संभल के जाना। टाकेरू थोड़ा घबराता है लेकिन कहता है, कल देख लेंगे। और उस रात वो एक होटल में रुकने चला जाता है। फाइनली वो रिलैक्स करता है और सोचता है, यार अब एक अच्छा शावर मिल जाता तो मजा आ जाता। तभी होटल की स्टाफ की एक यंग गर्ल उसके रूम में आती है कुछ ऑफर करने के लिए। वो एक छोटा सा बॉल ऑफ हॉट वाटर लेकर के आती है और कहती है, सर ये 30 रे लगता है पर यूज। टाकेरू क्यूरियस होकर के पूछता है, 30 रे किस चीज के? इस पानी का क्या करना है? लड़की मुस्कुराती है और कहती है, इससे आप अपना शरीर और पैर धो सकते हो। आप जैसे एडवेंचरर को बाहर इतना धूल धक्कड़ में रहना पड़ता है। टाकेरू थोड़ा कंफ्यूज होता है और कहता है, बस इतना ही, फुल बात नहीं। लड़की कहती है, बाज तो सिर्फ नोवेल्स के पास होता है, आम लोगों के लिए यही सिस्टम है। ये सुनकर के टाकेरू लिटरली शॉक में आ जाता है, क्या? कोई बात नहीं, मैं कैसे जाऊंगा बिना नहाए हुए? लड़की उसे शांत कराती है और कहती है, मैंने सुना कि कुछ मैजिशियन मैजिक से लोगों को क्लीन कर देते हैं, लेकिन हमारे टाउन में ऐसा कोई नहीं है। ये सुनकर के टाकेरू के दिमाग में एक लाइट बल्ब जलती है, मैजिक से क्लीन कर सकते हैं? वो तुरंत बाउल उठाता है, लड़की को एक छोटी सी टिप देता है और कहता है, अब मैं खुद ट्राई करता हूँ। वो कंसंट्रेट करता है और कहता है, क्लीन। और अगले ही पल उसके आसपास पानी ग्लो करने लगता है और हॉट वाटर उसके बॉडी के इर्द गिर्द सर्कुलेट होता है और कुछ सेकंड में वो बिल्कुल फ्रेश और क्लीन हो जाता है। वो खुशी से चिल्ला उठता है। लड़की बाहर उसका चिल्लाना सुनकर के हैरान हो जाती है। टाकेरू एक्सट्रीमली खुश होता है, लेकिन फिर भी वो कहता है, यार मैजिक से क्लीन होना अच्छा है, पर एक प्रॉपर बात का मजा ही अलग है। अगले दिन सुबह वो निकलता है और मटेरियल्स कलेक्ट करना स्टार्ट करता है।
अब उसकी स्किल और भी बेटर चल रही होती है। एक जगह उसका स्कैन पर एक सवाल आइकन दिखाई देता है। वो एक्साइटेड होकर के वहाँ दौड़ता है। उसके सामने एक डेड बॉडी पड़ी होती है। वो शॉक में पड़ जाता है। लगता है यहाँ कोई एडवेंचरर फाइट करते हुए मर गया। वो रिस्पेक्ट से उसकी बॉडी के पास जाता है और उसके बिलोंगिंग्स चेक करता है। उसे एक एम्यूलेट मिलता है जो उसके परिवार वालों ने दिया था और उसके अंदर एक छोटी सी लेटर होती है उसकी बहन की तरफ से। वो लिखती है, भाई धन्यवाद हमारी मदद करने के लिए, तुम सेफ रहो। ये पढ़ करके टाकरू इमोशनल हो जाता है। वो कहता है, मैं इसे यहाँ नहीं छोड़ सकता। तो वो अपने हाथों से उस आदमी के लिए एक प्रॉपर ग्रेव बनाता है और साइलेंटली उसके लिए प्रार्थना करता है। उसके थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और वो रात को एक मैजिकल सर्कल बनाता है और प्रोटेक्टिव बैरियर एक्टिवेट करता है ताकि मॉन्स्टर उसके पास ना आ सके। फिर वो थोड़ा कुक करने लगता है। वो होटल से लाए हुए कुछ मसाले और कुछ वाइल्ड हर्ब्स यूज करता है और थोड़ा मीट मिक्स करके हर्ब मीट सूप बनाता है। वो खुश होकर के कहता है, यार ये कमाल का बना है, मीट का फ्लेवर और सूप परफेक्ट ब्लेंड हो गया है। वो खुशी से सब कुछ खा जाता है और फिर निकल पड़ता है अगले मिशन के लिए। थोड़ी देर चलने के बाद वो पहुंचता है व्हाइट ट्री फॉरेस्ट में, जिसे एंशिएंट ड्रैगन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। एक ड्रैगन एरिया जहां मॉन्स्टर के होने की बातें होती हैं। वो अपनी मैजिकल एबिलिटी से मिनरल्स ट्रैक करता है, लेकिन उसे कोई सिग्नल नहीं मिलता। और सबसे अजीब बात वो नोटिस करता है कि उस एरिया में कोई भी लिविंग बीइंग नहीं है, ना मॉन्स्टर ना जानवर, कुछ भी नहीं। वो सोचता है, यार कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी स्मेल ही इतनी खराब है कि ये सब मेरे से दूर भाग रहे हैं। वो खुद को सूंघने लगता है और फिर कहता है, नहीं सब ठीक तो है। लेकिन फिर वो डिसाइड करता है, चलो अच्छा है कोई नहीं आया, मैं निकलता हूँ। वो रास्ते पर दौड़ने लगता है, लेकिन अचानक से उसके पैर के नीचे का जमीन क्रैक होता है और वो क्लिफ से नीचे गिर जाता है। वो पैनिक में चिल्लाता है, फ्लाई! और जैसे ही वो बोलता है मैजिक एक्टिवेट होता है और वो हवा में रुक जाता है और वो फाइनली सेफ लैंडिंग कर लेता है। नीचे लैंड करते ही उसकी स्कैन पर कई माइनिंग सिग्नल्स दिखाई देते हैं। वो एक्साइटेड होकर के माइनिंग स्टार्ट करता है, लेकिन तभी जमीन हिलने लगती है और एक छोटा सा अर्थक्वेक आता है। वो समझ जाता है कि ये जगह ज्यादा टाइम रुकने के लिए खतरनाक है, तो वो फ्लेम स्पेल यूज करता है और रॉक्स तोड़ने लगता है ताकि वैल्यूएबल और निकाल सके। टाकेरू अब केव के अंदर और गहरे में मिनरल्स ढूंढने के लिए लावा मैजिक यूज करता है। बेसिकली फायर स्पेल से वो पत्थरों को तोड़ता है और फाइनली उसे मिलता है मिथरल, यानी एक रेयर ए रैंक मटेरियल जो मैजिकल एसेंस से भरा होता है। टाकेरू खुशी से झूम उठता है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, मिथरल क्वांटिटी बहुत छोटी होती है। अब उसके अंदर एक ही थॉट आता है कि और ज्यादा चाहिए। थोड़ी देर बाद केव के एंड में उसे एक इंटेंस ब्लू लाइट चमकती दिखाई देती है। वो अपने स्किल स्कैन एक्टिवेट करता है और रिजल्ट आता है, मैजिकल वाटर फ्रॉम द एंशिएंट ड्रैगन रिफ्यूज, रैंक SS। टाकेरू लिटरली स्पीचलेस हो जाता है क्योंकि ये उसका अब तक का सबसे बड़ा डिस्कवरी है। तभी केव के अंदर से एक भयानक साउंड सुनाई देती है और एक डीप वॉइस पहुंचती है, कौन है जो मुझे मेरे लंबे सुख नींद से जगाने की हिम्मत कर रहा है? लेकिन टाकेरू इग्नोर कर देता है। बंदा अभी भी पानी को ही बस देखे जा रहा होता है। वो एक्साइटेड होकर के कहता है, यार ये तो लेके जाना ही पड़ेगा, और अपनी बोतल खाली करके पानी भरने लगता है। जैसे ही उसके हाथ पानी को छूते हैं, पानी से एक जाइगेंटिक ड्रैगन बाहर निकलता है एक भयानक रॉर के साथ। ड्रैगन गुस्से में कहता है, इंसान मेरी बात सुनो। टाकेरू थोड़ा शॉक हो जाता है, लेकिन जल्दी अपने काम नेचर में आता है और पोलाइटली माफी मांगता है। वो झुक करके कहता है, माफ कीजिए, मैंने आपके एरिया में बिना परमिशन के कदम रखा। ड्रैगन तब उसकी बात सुन के हंस देता है। टाकेरू अपना नाम बताता है और कहता है कि वो एक सिंपल ह्यूमन है, लेकिन ड्रैगन फील करता है कि एक इमेंस मैजिकल ऑरा उसके अंदर से आ रही है। तेरे अंदर का पावर तो मेरे बराबर लगता है। टाकेरू कंफ्यूज होता है और ड्रैगन अपना नाम बताता है, वोल्डियस द एंशिएंट ड्रैगन। वोल्डियस उससे एक रिक्वेस्ट करता है,
अपनी शक्ति से मेरे बेटे को जिंदा करने में मेरी मदद करो। ड्रैगन एक्सप्लेन करता है कि ये केव का माना करप्ट हो गया है, इस वजह से उसका एग हैच नहीं हो पा रहा है। वोल्डियस अपने जादू से कई सारे मिथरल ओर निकाल देता है और कहता है, ये तेरा पेमेंट होगा। टाकरू ऑब्वियसली इंटरेस्टेड होता है, एक और जॉब और पेमेंट भी। ड्रैगन उसे एक बड़ा सा ड्रैगन एग देता है। टाकरू उसे देख करके हैरान हो जाता है, इतना बड़ा अंडा। वो सोचता है कि इसे गर्म करना होगा, तो वो अपनी हीट मैजिक यूज करता है, लेकिन तुरंत कुछ अजीब होने लगता है। उसकी मैजिक एग के अंदर खींच ली जाती है, जैसे कि कोई उसे ऑब्जर्व कर रहा हो। टाकरू रेजिस्ट करने की कोशिश करता है और चिल्लाता है, मुझे अभी तो इस दुनिया को एक्सप्लोर करना था। लेकिन सब बेकार होता है और धीरे धीरे वो एग के अंदर की एनर्जी में घुल जाता है और फिर एक ब्लाइंडिंग फ्लैश के साथ वो एक बिल्कुल खाली जगह में जागता है। अब वो अपने होश में आता है, लेकिन वो जगह बिल्कुल खाली होती है और एक ब्लैंक व्हाइट वॉइड जहां एक आवाज सुनाई देती है, तुम बहुत ही लापरवाह निकले इंसान। टाकेरू देखता है कि उसके सामने एक गॉड खड़ा है, लेकिन ये पहले वाले से अलग है। इस बार उसके बाल सफेद नहीं बल्कि काले हैं। गॉड कहता है, जब ड्रैगन्स दिखते हैं तो लोग बेहोश हो जाते हैं या भाग जाते हैं, लेकिन तुमने तो सिस्टम का रूल ही तोड़ दिया। वो बताता है कि वो हजारों सालों से इस दुनिया को कंट्रोल कर रहा था, लेकिन टाकरू ने सिर्फ कुछ ही दिनों में सब कुछ हिला दिया। इस वजह से गॉड थोड़ा इरिटेट होता है और कहता है, मैं तुम्हारी ये फालतू की ब्लेसिंग्स थोड़ी कम कर रहा हूँ और तुम्हें थोड़ी मुश्किलें भी देखना चाहिए। टाकेरू कुछ समझ ही नहीं पाता और धीरे धीरे उसकी विजन ब्लर होने लगती है। जाने से पहले वो गॉड कहता है, थोड़ा परेशानी तुम्हें अच्छी लगेगी। एक ब्लिंक के साथ टाकेरू अपना आंख खोलता है और एक क्यूट छोटी सी चीख सुनाई देती है। वो आवाज दरअसल वोल्डियस के बेटे की होती है, एक बेबी ड्रैगन। छोटा ड्रैगन एक्साइटमेंट में टाकरू की तरफ जंप करता है, लेकिन टाकरू तुरंत मुंह बनाता है, इसका स्मेल तो बिल्कुल मछली जैसा है। वोल्डियस हंस करके कहता है, उसका नाम रख दो, उसका असली नाम तो है पर एक सिंपल नाम चाहिए। टाकरू थोड़ा सोचता है और फाइनली कहता है, लेट्स कॉल हिम बी, क्योंकि उसका कलर ब्लैक है, सिंपल और कूल। वोल्डियस अपने बेटे को कहता है, बी अब इस दुनिया को एक्सप्लोर करो अपने तरीके से। और उस मोमेंट से बी फाइनली टाकरू के साथ जर्नी ज्वाइन कर लेता है। टाकरू थोड़ा हेजिटेट होता है, लेकिन वोल्डियस कहता है, चिंता मत करो, उसका पावर तुमसे ज्यादा है। वो एक ब्राइट लाइट के साथ उन दोनों को अपनी ब्लेसिंग देता है और फिर वापस पानी में डूब जाता है। वोल्डियस का फाइनल मैसेज होता है, उस पर भरोसा रखना। टाकेरू और बी केव से बाहर निकलते हैं। बाहर का रास्ता देख करके टाकेरू एक्साइटेड हो जाता है, फाइनली फ्रेश एयर। लेकिन तब रात का टाइम होता है, इसीलिए वो वहीं कैंप सेट करता है। वो अपना एसएस रैंक मैजिकल वाटर का यूज करके बी को हाइड्रेट करता है। वोल्डियस ने जाते वक्त अपनी लेक को टाकेरू के आइटम बॉक्स से लिंक कर दिया था, मतलब अनलिमिटेड माना वाटर सप्लाई। ये पानी बी के ग्रोथ के लिए परफेक्ट है और टाकेरू भी थोड़ा सा टेस्ट करता है। रात में टाकेरू कुछ मैजिकल स्टोन का यूज करके प्रोटेक्टिव बैरियर बना देता है। अब टाकेरू डिसाइड करता है कि खाना बनाने का टाइम आ गया। वो अपनी मैजिक से एक हीट स्टोन बनाता है, कुछ मीट और हर्ब्स निकालता है और सूप बनाता है। खाना बनाने की खुशबू से बी के मुंह से लिटरली पानी टपकने लगता है। टाकेरू हंस कर कहता है, शांत हो जाओ, पहले थोड़ा ठंडा होने दो। लेकिन बी इम्पेशेंट में अपनी जुबान जला लेता है। टाकेरू क्विकली सूप पर फूंक मार करके थोड़ा कूल करता है और बी को देता है। बी को वो तो बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। टाकेरू स्माइल करता है और कहता है, अच्छा है, वरना तू सिर्फ पानी ही पीता रह जाता। फिर थोड़ा इमोशनल टोन में पूछता है, अपने पापा से दूर रह करके तुझे अकेला तो नहीं लगता? बी कुछ नहीं बोलता और सिर्फ धीरे से आगे आता है और टाकेरू को हक कर लेता है। उनके बीच तब एक साइलेंट बॉन्ड क्रिएट होता है, इंसान और ड्रैगन के बीच का एक फ्रेंडशिप का शुरुआत है। टाकेरू हंस के कहता है, ये कितना सुंदर है। लेकिन जब वो बी के स्टैट्स देखने लगता है, उसके होश उड़ जाते हैं। उसके सामने लिखा होता है, स्पीसीज
ड्रैगन चाइल्ड, रैंक बी, स्किल स्पिरिट आर्ट्स, फायर, वाटर, विंड, थंडर, लाइट, डार्कनेस, गिफ्ट ब्लेसिंग ऑफ एंशिएंट ड्रैगन, एक्स्ट्रा इनफाइनाइट इवोल्यूशन प्लस लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग। टाकरू शॉक में कहता है, ये छोटा सा क्यूटी बी रैंक का मॉन्स्टर है, ये तो डेंजरस है यार। फिर वो अपने आप से कहता है, ठीक है छोटा है पर उसे एक प्रॉपर गाइड चाहिए और मैं ही इसका गार्डियन बन जाता हूँ। वो बी को प्यार से समझाता है, चाहे तुम पावरफुल हो पर बिना सोचे कुछ मत करना वरना वॉल्डियस मेरा भरता बना देगा। लेकिन जैसे ही वो बात खत्म करता है बी ऑलरेडी सो गया होता है। टाकरू फेस पाम करता है, पेरेंट बनना इतना टफ होगा सोचा नहीं था। वो सोचता है मुझे एक क्यूट सा फीमेल कॉम्पेनियन चाहिए था और मिल गया रेप्टाइल, और ये सब डेफिनेटली गॉड की प्रैंक है। नेक्स्ट टाइम टाकरू और बी वापस एंशिएंट फॉरेस्ट की तरफ चढ़ाई करते हैं। इस बार उसे लगता है कि फॉरेस्ट इतना स्कैरी नहीं रहा, शायद कुछ रात में बदल गया होगा। वो कहता है, लगता है ये वो मिस्टीरियस फॉरेस्ट टाइप एरिया है। खैर जो भी हो, चलो इसे एक्सप्लोर करते हैं। बी खुशी से उड़ता है इधर उधर और टाकरू अपनी कलेक्शन मैजिक से रैंक सी मटेरियल ढूंढता है। सब नॉर्मल लग रहा होता है, तभी अचानक बी डर के मारे सीधा टाकरू के पास आ जाता है। टाकरू तुरंत अपनी सर्च एबिलिटी यूज करता है। स्क्रीन पर दिखता है 7 अग्रेसिव मॉन्स्टर डिटेक्टेड नियर बाई। उसे याद आता है कि पहले उसका स्मेल मॉन्स्टर को भगाता था पर शायद अब वो खत्म हो गया है। फिर भी वो कहता है, चलो इतना बुरा भी नहीं, कुछ वैल्यूएबल मटेरियल भी मिल जाएगा। तभी एक शैडो उसके पीछे से आती है। इवोल्यूशन एबिलिटी बताती है रॉक हॉक, एक बड़ा तीखा चूंच वाला हॉक जो इंसानों के आंखों पर अटैक करता है। लेकिन टाकरू चिल होके कहता है, हाँ वॉल्डियस के सामने ये तो एक क्यूट पिजन लगता है। उसका फोकस स्टैट्स पे नहीं बल्कि फूड पे शिफ्ट होता है। इसकी मीट रिच एंड स्वीट होती है और स्पाइन मसालों का काम आ सकती है। बस अब वो मॉन्स्टर नहीं, एक फ्लाइंग इंग्रेडिएंट बन जाता है। टाकरू अपनी बैरियर मैजिक एक्टिवेट करता है और आइस निडल बनाता है और कहता है, मैं बिना वजह मरना नहीं चाहता पर सर्वाइवल भी जरूरी है। वो सिर्फ 3 आइस निडल में हॉक को डाउन कर देता है। लेकिन खतरा खत्म नहीं हुआ होता। बी चिल्लाता है, और मॉन्स्टर आ रहे हैं। टाकरू इवोल्यूशन करता है स्नैक वुल्फ रैंक सी। ये वुल्फ्स की टेल स्नेक जैसी होती है और उनके वेनम से लोग पैरालाइज हो जाते हैं। टाकरू चिल्लाता है, परफेक्ट, और मीट मिलेगा। वो अपनी स्पीड बूस्ट और बॉडी रिडक्शन मैजिक यूज करता है, अपना बॉडी वेट हल्का करता है और हाई जंप मारता है। आसमान में वो हार्टिंग मैजिक एक्टिवेट करता है और पावरफुल किक मार करके एक वुल्फ को उड़ा देता है। फिर अपने बियर हैंड से बाकी सबको फिनिश कर देता है। थोड़ी ही सेकंड में पूरा एरिया क्लियर हो जाता है और बिना टाइम वेस्ट किए वो सब मॉन्स्टर के मीट और वैल्यूएबल पार्ट कलेक्ट कर लेता है। टाकरू और छोटा ड्रैगन बी अब अपनी हंटिंग के बाद थोड़ा आराम कर रहे थे। उन्होंने काफी मॉन्स्टर को हरा दिया था और उनके मटेरियल्स कलेक्ट किए थे, लेकिन उसकी स्किल्स दिखाती है कि और मॉन्स्टर उसकी तरफ आ रहे हैं। टाकेरू कहता है, यार अब बस भी करो, मैं पूरी रात लड़ना नहीं चाहता। लेकिन उसके थॉट्स इंटरप्ट होते हैं जब बी उसको जोर से खींचता है, जैसे कह रहा हो चलो यहाँ से। टाकरू समझ जाता है कि बी उसको उड़ा के ले जाना चाहता है, पर सोचता है कि ये एक छोटा ड्रैगन ये कैसे करेगा। लेकिन सबको शॉक मिलता है जब बी सच में उड़ा लेता है। टाकरू तुरंत रिडक्शन स्किल यूज करता है ताकि उसकी बॉडी का वेट कम हो जाए, और तब बी बहुत ही तेजी से आसमान में उड़ जाता है, पर अचानक बी उसको छोड़ देता है। टाकरू सीधा नीचे गिरता है हवा में चिल्लाते हुए। बी पैनिक में आ जाता है और तुरंत नीचे डाइव मार करके उसको पकड़ने की कोशिश करता है। आंखें खुलते ही टाकरू सबसे पहले एक मछली जैसा स्मेल महसूस करता है और समझ जाता है, हाँ ये तो बी है जो मेरा फेस लिक कर रहा है। एटलीस्ट दोनों जिंदा थे, और वो नोटिस करता है कि वो वही जगह पर वापस आ गया जहां उन्होंने कल कैंप लगाया था। टाकरू हंसते हुए कहता है, बी तू तो बहुत फास्ट है यार, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। फिर वो जेन्युइनली उसको समझाता है, मैं अब भी आदमी हूँ तो अगली बार थोड़ा आराम से करना, समझे। बी खुश होकर के मुस्कुराता है और टाकरू को प्यार से हक करता है। दोनों अपनी जर्नी फिर से शुरू करते हैं। टाकरू की सर्च स्किल बताती है कि टॉर्मी विलेज सिर्फ 1 दिन की दूरी पर है, तो वो आराम से चलने का डिसाइड करता है। रास्ते में वो अपने बैग से एक छोटी ब्रांच निकालता है और कहता है,
ये टैल्प है, एक एसएस रैंक ब्रांच ट्री ऑफ डैरसिल की, एक लेजेंडरी ट्री जो इस दुनिया की स्पिरिट माना जाता है। जैसे ही बी ये सुनता है वो अपनी नाक से एकदम धुआं निकालता है और उस ब्रांच को पूरा कवर कर देता है। धुएं के हटने के बाद टाकुरी शॉक हो जाता है। वो ब्रांच अब एक मैजिक स्टाफ बन चुका होता है। टाकुरू कहता है, ये तो कमाल है, मैं तो बस एक मटेरियल कलेक्टर हूँ, ये मैजिक स्टाफ का क्या काम। उसके बाद टाकुरू और बी दोनों कंफ्यूज एक्सप्रेशन के साथ एक दूसरे को देखते हैं और फिर टाकुरू कहता है, चलो वापस मटेरियल कलेक्ट करते हैं। कुछ घंटे बाद दोनों जंगल के एग्जिट के पास पहुंच जाते हैं। तभी बी कुछ डिटेक्ट करता है और टाकुरू देखता है कि एक कैरेज रोड के किनारे खड़ा है। वो हैरान होता है, बी ने इतनी दूर से डिटेक्ट कर लिया, ये तो कमाल है। उसके इवोल्यूशन स्किल बताती है कि कैरेज के सामने वाला घोड़ा एक्चुअली एक यूनिकॉर्न है। टाकुरू कहता है, तो इस दुनिया में नॉर्मल घोड़ों की जगह यूनिकॉर्न यूज होते हैं, क्या बात है। तभी कैरेज ड्राइवर उससे पूछता है, भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो। टाकुरू कहता है, मैं टॉर्मे विलेज जा रहा हूँ। ड्राइवर कहता है, अकेले चलना मुश्किल होगा तो चलो हमारे साथ चलो। टाकुरू पोलाइटली कहता है, मैं थोड़ा बड़ा हूँ नॉर्मल आदमियों से, कैरेज टाइट पड़ेगा। कैरेज के अंदर बैठे छोटे बच्चे हंस पड़ते हैं। टाकुरू थोड़ा कंफ्यूज होता है, फिर भी लेडी और बच्चे उसको इनवाइट करते हैं, चलिए ना सीट खाली है। टाकेरू थैंकफुल एक्सप्रेशन के साथ उनका ऑफर एक्सेप्ट करता है और कैरेज में चढ़ जाता है। कैरेज चालू होता है और ड्राइवर कहता है, टॉर्मी में सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं, जब तक दुनिया मुश्किल है इंसानियत बची रहनी चाहिए। लेडी भी अग्री करती है, हाँ हमने डिसाइड किया है कि जिसे भी मदद चाहिए हम उसकी मदद करेंगे। टाकेरू दिल से उनका शुक्रिया अदा करता है और सोचता है, इतने छोटे बच्चे भी जंगल के रास्ते ट्रेवल कर रहे हैं, ये लोग सच में ब्रेव हैं। फिर वो मजाक में पूछता है, अगर मैं एक बुरा बैंडिट होता तब क्या करते। एक बच्चा मुस्कुरा के कहता है, हम जानते हैं कि आप बुरे नहीं हो सकते क्योंकि मैजिक डिटेक्टर ने कोई आवाज नहीं की। टाकुरू कंफ्यूज एक्सप्रेशन के साथ कहता है, मैजिक डिटेक्टर। और लेडी एक छोटी सी ग्लोइंग स्टोन निकालती है। जैसे ही वो वुमेन उसे वो छोटी सी बेल दिखाती है, वो समझ जाता है कि अगर कोई डेंजरस बंदा पास आता है तो ये बेल अपने आप बज जाती है वार्निंग के लिए। टाकुरू थोड़ा नोटिस करता है कि उस बेल के अंदर एक छोटी सी मैजिकल स्टोन लगी हुई है और वो सोचता है, शायद मैं भी ऐसा कुछ बना सकता हूँ। फिर उसे याद आता है कि अब तक उसने अपना इंट्रोडक्शन ही नहीं दिया, तो वो हंसते हुए कहता है, मेरा नाम टाकेरू है। एलिसा उसे बहुत पोलाइटली कहकर तारीफ करती है और अपने बच्चों का नाम बताती है, मैं एलिसा हूँ और ये मेरे बच्चे जानून और कायन। ड्राइवर भी कहता है, मैं पोरुम हूँ। सब इंट्रोडक्शन कंप्लीट होते ही टाकुरू के कोट के अंदर से कुछ हिलता है। वो छोटी सी बी होती है, एक छोटी सी आवाज निकालती है और बच्चे तुरंत एक्साइटेड हो जाते हैं। टाकुरू थोड़ा हेजिटेट करता है, ये शायद एक रेयर मॉन्स्टर है। एलिसा कहती है, अरे इतना सीक्रेट क्यों बना रहे हो, मॉन्स्टर तो कॉमन है, एडवेंचरर तो उन्हें साथ ले जाते हैं। ये सुनकर के टाकुरू सोचता है, सही है, चलो दिखा देता हूँ। वो कहता है, बी बाहर आ जा, लेकिन किसी को तंग मत करना और प्लीज किसी को मत काटना। और एकदम से वो छोटा सा प्यारा क्रिएचर बाहर आ जाता है। बच्चे तब एक्साइटमेंट में चिल्लाते हैं, लेकिन एलिसा शॉक में रह जाती है। पोरम क्यूरियस होकर के पूछता है, ये क्या एक ड्रैगन टाइप है। टाकुरू कामली कहता है, हाँ ये एक ब्लैक ड्रैगन का बच्चा है, लेकिन वो सच छुपाता है, असल में ये एंशिएंट ड्रैगन का बेटा था। पोरम हैरान होकर के कहता है, मतलब तुम एक राइडर हो। टाकुरू तुरंत मना कर देता है, नहीं नहीं, मुझे तो बस एक ड्रैगन का एग मिल गया था। एलिसा और पोरम दोनों शॉक हो जाते हैं, एग से ड्रैगन निकालना पॉसिबल है क्या। टाकुरू थोड़ा ऑकवर्डली कहता है, क्या ड्रैगन सच में इतने रेयर होते हैं। एलिसा बताती है, राइडर तो कभी भी मिल जाते हैं, लेकिन असली ड्रैगन बहुत रेयर होते हैं। फिर थोड़ी देर बाद वहां पे रात होने लगती है और वो सब कैंप लगाने के लिए रुक जाते हैं। टाकुरू अपनी मैजिक से टेंट बना देता है और एक मैजिक बैरियर क्रिएट करता है जो मॉन्स्टर को दूर रखता है। वो सबको कहता है, टेंशन मत लो, अगर कोई क्रिएचर आया तो बी तुरंत बता देगा।
एलिसा और पोरम रिलीफ फील करते हैं और बच्चे खुशी से रिलैक्स करते हैं। उन्हें ड्रैगन पे फुल ट्रस्ट होता है। एलिसा डिनर बनाने जा रही होती है, लेकिन टाकरू कहता है, रुकिए, आज मैं खाना बनाता हूँ आप सबके हेल्प के लिए, थैंक यू के तौर पर। और फिर बिना टाइम वेस्ट किए वो अपनी बॉक्स ऑफ आइटम निकालता है और अलग अलग इंग्रेडिएंट्स डाल करके कुकिंग शुरू करता है। बच्चे एक्साइटेड हो जाते हैं, वो मैजिक से खाना बना रहा है क्या? टाकरू हंस के कहता है, नहीं नहीं, ये बस मेरी आइटम बॉक्स है। एलिसा भी इम्प्रेस होती है। टाकरू एक स्पेशल मीट स्ट्यू और मशरूम वेजिटेबल सलाद प्रिपेयर करता है और इसे देख करके लोग शॉक हो जाते हैं। और जब सब खाना टेस्ट करते हैं तब सबको वो बहुत ज्यादा पसंद आता है। एलिसा कहती है, टाकेरू तुम तो कमाल के कुक हो। लेकिन पोरम चुप रहता है और टाकरू थोड़ा टेंस हो जाता है। आपको पसंद नहीं आया क्या? एलिसा भी थोड़ी वरीड होती है और तब पोरम कांपते हुए फाइनली बोलता है, ये तो इतना अच्छा है कि मुझे रोना आ गया। और लिटरली वो रो पड़ता है और कहता है, इतने दिनों से हम सिर्फ सूखी मीट खा रहे थे और आज मेरे बच्चों के चेहरे पे खुशी देख करके मुझे सुकून मिल गया। टाकरू उसके आंसू को देख करके थोड़ा इमोशनल होता है, फिर हंसी रोक नहीं पाता और कहता है, अरे भाई तुम तो खुशी के आंसू बना रहे हो। पोरम तुरंत रोना बंद कर देता है और आंख में थोड़ा गुस्सा लाकर कहता है, तू जरूर कोई मैजिकल शेफ या स्वाद का जादूगर है। टाकरू कंफ्यूज हो जाता है, स्वाद का जादूगर, ये कैसा टाइटल है भाई? बच्चे और सब लोग हंस पड़ते हैं और रात का माहौल पूरी तरह खुशी से भर जाता है। पोरम अपना गिटार निकालता है और बजाना शुरू करता है। एलिसा उसके साथ गाना गाती है, बच्चे नाचते हैं और टाकरू को भी बुला लेते हैं और वो समझ जाता है कि अकेले चुपचाप खाना खाने से बेहतर ऐसे मोमेंट में जीना ज्यादा मजेदार है। उस रात पहली बार इस नए दुनिया में टाकरू दिल से हंसता है, एक असली खुशी के साथ है। नेक्स्ट मॉर्निंग बच्चे अभी सो रहे होते हैं और टाकरू सुबह सुबह अपने टूल्स का मेंटेनेंस कर रहा होता है। एलिसा आती है और पूछती है, सुबह सुबह क्या कर रहे हो? टाकरू कहता है, बस अपने सीजर साफ कर रहा हूँ। एलिसा मुस्कुरा के कहती है, जो लोग अपने टूल का ध्यान रखते हैं वो हमेशा अच्छा काम करते हैं। ये सुनकर के टाकरू सोचता है, सच में ये छोटी छोटी काम करने में कितना सेटिस्फाइंग लगता है। वो सोचता है, शायद मटेरियल कलेक्ट करना मुझे सूट करता है। फिर ब्रेकफास्ट के बाद सब रेडी होते हैं चलने के लिए। इस बार टाकरू डिसाइड करता है कि वो पोरम के साथ फ्रंट सीट पे बैठ करके चलेगा। वो लगाम पकड़ता है और कहता है, चलो भाई यूनिकॉर्न, थोड़ा तेज चलो। और सबसे सरप्राइजिंग बात, यूनिकॉर्न उसकी बातें मान लेता है। पोरम हैरान हो जाता है, ये क्या, इतनी जल्दी इसने तुम्हें पसंद भी कर लिया? टाकरू कहता है, नहीं नहीं, ये बस बहुत इंटेलिजेंट है। थोड़ा आगे जाकर के वो लोग फाइनली टॉर्मी विलेज पहुंच जाते हैं। पोरम और उसकी फैमिली टाकरू को शुक्रिया अदा करती है। टाकरू भी उनका धन्यवाद करता है, आप लोगों की वजह से मुझे पूरा रास्ता चलना नहीं पड़ा। और फिर सब अलविदा कह करके चले जाते हैं। जैसे ही वो वहां जाते हैं, मार्लो विलेज में आता है और कहता है, अगर पोरम लौट आया इसका मतलब है कि स्प्रिंग आ चुके हैं। टाकरू पूछता है, ये पोरम एग्जैक्टली करता क्या है? मार्लो समझाता है, विंटर के दौरान वो वार्म रीजन में चला जाता है और कपड़ों का काम करता है। जब वापस आता है तो समझो स्प्रिंग स्टार्ट हो गए हैं। वो कहता है, उनके लिए लाइफ इजी नहीं है, बिना घर के मुश्किल से गुजारा करते हैं। अब समझ आया कि क्यों वो डिनर पे रो रहे थे। टाकरू सोचता है, मैं लकी हूँ, मेरे पास ऐसी स्किल है जिससे मैं जी सकता हूँ। तभी मार्लो कहता है, तुम्हें जेरोमी को अपना काम रिपोर्ट करना चाहिए। टाकरू कहता है, सही कहा, चलो चलते हैं। बी वहीं बच्चों के साथ खेलने लगता है और टाकरू जेरोमी के पास जाकर के उसे मिथ्रिल मटेरियल देता है जो उसने कलेक्ट किया था। जेरोमी बिना कुछ बोले उस छोटी सी रॉक को देखते रहता है और सिर्फ करते हुए उन्हें घूरते रहता है। साइलेंस लंबा हो जाता है और टाकरू थोड़ा नर्वस हो जाता है। आखिर जेरोमी बोलता है, ये तो बिल्कुल इंसेन है, ये कोई नॉर्मल पत्थर नहीं, ये मिथरल और है। टाकरू शॉक में कहता है, सच में इतना वैल्यूएबल है? जेरोमी कहता है, ये तो माना का कंडेंस फॉर्म है, बस कुछ टुकड़े ही पूरे किंगडम के मैजिक स्टोन को रिप्लेस कर सकते हैं। टाकरू की आंखें खुली रह जाती हैं, मतलब ये इतना पावरफुल है?
ये तो मुझे बस ऐसे ही रास्ते में मिल गया था। वो उसे सच नहीं बताता। जेरोमी हंसता है और कहता है, अगर तुझे रास्ते में मिल गया तो तुझे बहुत ज्यादा लक मिला है लड़के। फिर वो बोलता है, तुम्हें इस दुनिया का कॉमन सेंस सीखना जरूरी है। तुम्हें बेल्किन सिटी जाना चाहिए। जेरोमी समझाता है कि बेल्किन टॉर्मी से 1000 गुना बड़ा शहर है। वहाँ हर तरह की इंफॉर्मेशन मिलेगी और सबसे इम्पोर्टेंट, वहाँ एडवेंचरर्स गिल्ड है। वहाँ से टाकरू सीख सकता है कि दुनिया कैसे चलती है और अपना कलेक्ट किया हुआ मटेरियल भी बेच सकता है। जेरोमी कहता है, तुम्हारे जाने से दुख होगा, पर अगर तुम्हारा नाम मशहूर हुआ तो टॉर्मी का भी नाम रोशन होगा। टाकरू बस हल्का सा मुस्कान के साथ कहता है, फेमस होने का कोई प्लान नहीं है, लेकिन बड़ी सिटी देखने में मजा आएगा। उस रात टाकरू अपने होटल में बैठ करके रिसर्च करता है। वो पढ़ता है कि गिल्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां एडवेंचरर्स अपने क्वेस्ट और काम मैनेज करते हैं। एडवेंचरर्स के अलग अलग रोल्स होते हैं, कॉम्बैट, सपोर्ट और भी कई तरह के काम। टाकरू सोचता है, मैं तो पहले ही एक अलग दुनिया में आ गया हूँ, क्यों ना एक एडवेंचरर बनकर दुनिया घूमे। वो डिसाइड करता है, मेरा नेक्स्ट गोल है बेल्किन जाके एक गिल्ड ज्वाइन करना। लेकिन फिलहाल उसके मन में कुछ और काम बचे हुए होते हैं टॉर्मी में। तो वो डिसाइड करता है कि अभी वो थोड़ा वक्त यहीं बिताएगा। बी भी उसके साथ अग्री करता है और दोनों अगले दिन विलेज के लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। वो सेलिब्रेशन में शामिल होते हैं, नए नए लोगों से सीखते हैं और एक छोटी सी फैमिली बॉन्ड बन जाती है। कुछ दिनों बाद जब वो फाइनली निकलने के लिए रेडी होता है, विलेज की एक औरत उससे मिलती है और उसे कुछ सप्लाईज देती है। ये लो, हॉक के बोन से बना सूप पाउडर और कुछ स्पाइसेस। और कुछ चाहिए? टाकरू हंसता है, नहीं नहीं, आपने ऑलरेडी बहुत दे दिया, मैं ठीक हूँ। औरत थोड़ा उदास हो जाती है, कल से तुम नहीं रहोगे तो यहाँ सबको तुम्हारी याद आएगी। टाकरू भी हल्का सा स्माइल करता है, मैं भी सबको मिस करूंगा। वो कहती है, सब लोग चाहते थे कि तुम थोड़ा और रुको, लेकिन टाकरू कहता है, बहुत कुछ है जो मैं देखना चाहता हूँ, तो रुक नहीं सकता। औरत कहती है, ठीक है, तो कम से कम ये लंच बॉक्स ले जाओ, बेल्किन पहुंचने में 1 महीना लगेगा। और वो बहुत सारी चीजें उसके हाथों में थमा देती है। रात को होटल में वो सोचता है कि ये मिथिरल ओर का क्या करूं। जेरेमी तो खरीद नहीं पाया, शायद मैं इससे कुछ खास बना सकता हूँ। वो लैंप और मिथिरल ओर लेकर के एक एक्सपेरिमेंट करता है। अपनी माना और इमेजिनेशन से वो एक स्पेशल मैजिकल लैंप क्रिएट करता है जो उसके प्लान के हिसाब से काम करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग पूरा विलेज उसे फेयरवेल देने आता है। पोरुम फिर से इमोशनल हो जाता है और रोना शुरू कर देता है। तब टाकरू मार्ले के पास जाता है और कहता है, मैंने एक मैजिकल बैरियर टूल बनाया है। ये लैंप पूरे विलेज के आसपास एक इनविजिबल बैरियर बना देगा। कोई भी क्रिएचर या आदमी जिसके मन में बुराई या नुकसान पहुंचाने का इरादा होगा, वो अंदर नहीं आ पाएगा। मार्ले शॉक में कहता है, इतना पावरफुल आइटम, तुम श्योर हो कि हम इसे रख सकते हैं? टाकरू मुस्कुरा के कहता है, ये मेरा गिफ्ट है आप सबके सेफ्टी के लिए, जब तक मैं यहाँ वापस नहीं आता। मार्ले कहता है, तुमने हमेशा हमारा ख्याल रखा है, धन्यवाद टाकेरू। और इस तरह टाकरू बी के साथ अपना अगला सफर शुरू करता है, बेल्किन की तरफ है। एक नई सिटी, नए लोग और नए चैलेंजेस उसका इंतजार कर रहे हैं। वो सोचता है, बेल्किन सिटी कैसा होगा? वहां पे तब सब कुछ पीसफुल लग रहा था। तभी रोड के बीचों बीच एक जाइंट क्रैब आ जाता है। टाकरू अपनी इवोल्यूशन स्किल यूज करता है और स्क्रीन पे लिखा आता है, मून ब्लैक क्रैब, रैंक सी, ओमनिवोरस, ईडेबल। और टाकरू के मुंह से निकलता है, बस यही तो चाहिए, आज तो क्रैब खाऊंगा। वो अपनी बॉडी पर रिडक्शन और हार्डन कास्ट करता है और वो रेडी होने ही वाला होता है कि तभी बी एक सोनिक अटैक से पूरे क्रैब को एक शॉट में गिरा देता है। टाकरू शॉक में होता है, बी ये कर सकता था, लेकिन दिल से वो बहुत खुश भी होता है। पर तभी और भी क्रैब आ जाते हैं। टाकरू कॉन्फिडेंटली बोलता है, ये तो बस क्रैब है, ये साइडवे ही मूव करते हैं। तभी सब क्रैब सीधा चलने लगते हैं। टाकरू शॉक में कहता है, ये क्या हैक लगा लिया इन्होंने। बी तुरंत उसे उठाता है और क्रैब आपस में टकरा जाते हैं। टाकरू उसे थैंक यू बोलता है और एक लास्ट क्रैब से खुद ही फाइट करने का डिसीजन लेता है। वो कहता है, आज तुझे खाके मजा आ जाएगा, और एक हैवी स्ट्राइक मार के वो क्रैब को डिफीट कर देता है।
रात को कैंप फायर के पास टाकरू एक बहुत बड़ा पॉट रखता है। वो हार्डन कास्ट करता है और क्रैब के पैर तोड़ता है और पानी प्लस नमक डाल करके बॉईल करता है। थोड़ी देर बाद क्रैब पक जाता है और वो सेल को तोड़ करके खाना स्टार्ट करता है। टेस्ट ऐसा कि दोनों टाकरू और बी कहते हैं ये तो हेवनली है। नेक्स्ट मॉर्निंग उनका लंबा सफर खत्म होता है और फाइनली वो पहुंच जाते हैं कमर्शियल सिटी ऑफ बेल्किन। टाकरू स्टन्ड हो जाता है। ये कितनी ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर सिटी है, जैसे किसी फैंटेसी फोर्ट्रेस का ड्रीम हो। अपने इवोल्यूशन स्किल से वो चेक करता है बेल्किन किंगडम ऑफ एलिसरियो, सबसे बड़ा एडवेंचरर गिल्ड यही है। वो एंट्रेंस लाइन में लगता है, मैजिकल बैग को डिस्गाइज करता है ताकि सब कुछ नॉर्मल लगे और बी से कहता है थोड़ी देर छुप जाओ। बी उसके कोट के अंदर घुस जाता है। उसके बाद टाकरू का नंबर आता है। बेल्किन सिटी के दरवाजे पर जब गार्ड्स उसके इंस्पेक्शन कर रहे होते हैं, उनमें से एक गार्ड कहता है अरे मटेरियल कलेक्टर, ये तो बहुत रेयर होते हैं। वो पूछते हैं तुम यहाँ अपनी चीजें बेचने आए हो क्या? लेकिन टाकरू कामली कहता है नहीं, मैं तो एडवेंचरर गिल्ड को ज्वाइन करने आया हूँ। इंस्पेक्टर मुस्कुराता है और बोलता है आह समझा, ये सिटी तो कॉमर्स और एडवेंचर दोनों का सेंटर है। तुम जैसे लोग यहाँ वेलकम है, लेकिन चेक तो करना पड़ेगा। वो कहता है मैं अब एक स्पेल कास्ट करूंगा जिसका नाम एवरस है। टाकरू थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, एवरस ये क्या है भाई? इंस्पेक्टर समझाता है ये स्पेल से न्यू कमर्स के अंदर कोई सैडी या इलीगल चीज है या नहीं ये चेक करता है। वो एक मैजिकल मैग्नीफाइंग ग्लास जैसा टूल निकालता है और टाकरू के ऊपर स्पेल कास्ट करता है, पर कोई डेंजर डिटेक्ट नहीं होता। दूसरा गार्ड उसके आइटम चेक करता है और कहता है सब कुछ नॉर्मल लग रहा है। टाकरू फाइनली एक डीप ब्रेथ लेता है, लेकिन क्यूरियोसिटी में वो अपना इवोल्यूशन स्किल एक्टिवेट करता है। वो सोचता है चलो देखते हैं कि ये लोग मुझे कैसे देख रहे हैं। उसे पता चलता है कि इंस्पेक्टर का नाम है रेडन, जो बेल्किन का गेट का सिक्योरिटी ऑफिसर है। लेकिन वो और डिटेल देखना चाहता है तो वो और डीपली स्कैन करता है। अब उसके सामने अपनी ही स्टेटस दिखाई देती है, जहां लिखा होता है टाकेरू 19 ईयर ओल्ड, नो रैंक, कैन यूज मैजिक, सम स्किल्स, नो स्पिरिट। टाकेरू सोचता है लगता है गॉड ने जो मुझे पावर दी है वो सब हिडन है। इंस्पेक्शन खत्म होने ही वाला होता है कि रेडन एक और सवाल पूछता है तुम्हारे पास ड्रैगन ब्लेसिंग है? टाकरू थोड़ा शॉक होता है, फिर डिसाइड करता है एक्सप्लेन करने के बजाय दिखा देता हूँ। वो कहता है बी अब तुम बाहर आ सकते हो। तभी छोटा ड्रैगन बी उसके कोट के अंदर से निकलता है। रेडन तुरंत काम होने की कोशिश करता है और बोलता है तुम्हें अपना ड्रैगन को टैग लगाना पड़ेगा ताकि सबको पता चले ये तुम्हारा है। टाकरू अपने बैग चेक करता है और निकालता है वो एमुलेट जो गांव के बच्चों ने उसे दिया था। वो एमुलेट बी के टेल पर बांध देता है। रेडन कहता है परफेक्ट, ये काफी है, मैं मेयर को इन्फॉर्म कर दूंगा। इंस्पेक्शन कंप्लीट होने के बाद गार्ड कहता है एडवेंचर गिल्ड सीधा मेन स्ट्रीट के एंड पर है, वो बड़ा बिल्डिंग जो दिख रहा है। टाकरू उन्हें थैंक्स बोलता है और रेडन बोलता है वेलकम टू बेल्किन। टाकरू और बी सिटी के अंदर एंटर करते हैं। टाकरू कहता है लगता है जैसे मैं फिर से एक नए वर्ल्ड में आ गया हूँ। थोड़ी देर बाद वो एक बड़ा बिल्डिंग देखता है जिसके ऊपर लिखा होता है यूरोपा एडवेंचरर गिल्ड। टाकरू कहता है लगता है यही जगह है। अंदर जाते ही एक बनी ईयर वाली क्यूट रिसेप्शनिस्ट उसका वेलकम करती है। वो कहती है वेलकम टू यूरोपा गिल्ड, मैं हूँ एरिना, न्यू एडवेंचरर का रजिस्ट्रेशन यहाँ होता है। वो टाकरू को अपने ऑफिस ले जाती है और एक फॉर्म देती है। फॉर्म में लिखा होता है नेम, ऑक्यूपेशन। जब टाकरू लिखने लगता है तो वो फील करता है कि उसे तो लैंग्वेज पता ही नहीं थी, लेकिन जैसा वो सोचता है लिखा अपने आप पेपर पे अपीयर हो जाता है। ये कौन सी स्किल काम कर रही है भाई? वो खुद ही हैरान होता है। फॉर्म कंप्लीट करने के बाद एरियाना एक्साइटेडली कहती है वाओ, तुम एक मटेरियल कलेक्टर हो, रेयर प्रोफेशन है। फिर पूछती है कॉम्बैट का एक्सपीरियंस है? टाकरू मुस्कुराता है और कैजुअली बोलता है हाँ थोड़ा बहुत, एक जाइंट बर्ड, एक वुल्फ और एक स्पेरेंट से फाइट कर चुका हूँ। एरिना थोड़ा शॉक होती है और मजाक में पूछती है प्रूफ है? टाकरू थोड़ा कंफ्यूज होता है और कहता है वो बहुत बड़ा है, निकालना ठीक रहेगा क्या? एरिना बोलती है हाँ हाँ दिखाओ। और बस
जैसे ही टाकरू अपनी आइटम बॉक्स से वो क्रैब निकालता है, एक जाइगेंटिक मून ब्लैक कार पूरा गिल्ड के अंदर आ जाता है और एरियाना का डेस्क पूरा तरह से क्रश हो जाता है। एरियाना तुरंत चीख करके भाग जाती है। पूरा कमरा धूल से भर जाता है। जब धूल हटती है, सब लोग शॉक में उस क्रैब को देख रहे होते हैं। टाकरू ऑकवर्डली कहता है, ये मून ब्लैक क्रैब है। सबको क्लियरली दिख रहा होता है तो एक एडवेंचरर बोलता है, ये बंदा आइटम बॉक्स यूज कर रहा है। टाकरू कहता है, वो तो गिफ्ट था, मैंने खुद नहीं बनाया। तब एक एडवेंचरर अपनी स्किल यूज करता है टाकरू पर और कंफर्म करता है ये सच बोल रहा है। वो कहता है, मैंने बैरे स्किल यूज की, इसका कलर ब्लू है, मतलब ये इंसान साफ दिल का है, कोई बुरी नियत नहीं। फिर वो एडवेंचरर बोलता है, चलो अब इवोल्यूशन और पेमेंट की बात करते हैं। लेकिन एरियाना कहती है, रुको, ये बंदा तो अभी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में ही है। सब कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि टाकरू वो क्रैब बेचने आया है। टाकरू कैजुअली कहता है, नहीं नहीं, मैं तो इस क्रैब को खाना चाहता हूँ। सब लोग शॉक हो जाते हैं, क्या तुम इसे खाने वाले हो? टाकरू बस ऑकवर्ड स्माइल करता है, हाँ ये क्रैब मीट बहुत ही टेस्टी होता है। सब इग्नोर करके रजिस्ट्रेशन कंटिन्यू करते हैं। एरियाना पूछती है, तुम्हारा कोई पार्टी मेंबर है? टाकरू बी के तरफ पॉइंट करता है, हाँ वो मेरा पार्टनर है। सबके चेहरे फ्रीज हो जाते हैं, एक ड्रैगन उसका पार्टनर है। टाकरू की रेपुटेशन एकदम बढ़ जाती है और सब इम्प्रेस हो जाते हैं। एरियाना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करती है और कहती है, सब एडवेंचरस रैंक F से स्टार्ट करते हैं, मैं तुम्हारा सपोर्ट करूंगी। टाकरू स्माइल करता है और उसका नया एडवेंचरर ब्रेसलेट पहनता है, जो अब उसके दिए हुए ब्रेसलेट से मैच करता है। थोड़े टाइम बाद टाकरू एक मरे हुए एडवेंचरर के फैमिली के पास जाता है जिसे उसने जंगल में देखा था। वो उन्हें उनकी बिलोंगिंग्स वापस देता है और दुख भरी आवाज में कहता है, मैंने उसे टॉर्मी के पास जंगल में पाया, मुझे नहीं लगता कि उसने ज्यादा तकलीफ झेली। उनकी माँ रोने लगती है और टाकरू उनके साथ चुपचाप खड़ा रहता है और उसके पिता बस चुपचाप सर हिला करके टाकरू का शुक्रिया अदा करते हैं। बाद में टाकरू गिल्ड के एपेराइजर से मिलता है और उसे कुछ आइटम बेचता है, 8 पेरारा लीव्स, 6 पॉल्वेन रूट्स और 20 लैपिस और मीर मशरूम से। एपेराइजर एक्साइटेड हो जाता है और कहता है, मैंने इतने बड़े मशरूम पहले कभी नहीं देखे और सब लोग तुम्हारे काम की तारीफ कर रहे हैं। वो कहता है कि अब तो क्लाइंट्स स्पेशल रिक्वेस्ट भेज रहे हैं सिर्फ टाकरू के लिए। टाकरू थोड़ा हम्बल स्माइल करता है, मैं ऑनर्ड फील करता हूँ। तभी एरियाना रूम में आती है और कहती है, टाकरू तुम्हारे लिए बहुत सारे जॉब रिक्वेस्ट आए हैं, सब करना पॉसिबल नहीं लेकिन कुछ चूज कर लो। टाकरू कहता है, ठीक है मैं कुछ कर लूंगा। एरियाना खुशी से कहती है, मैं क्लाइंट्स को बता दूंगी। उसके बाद एक लंबा और थका देने वाला दिन खत्म होता है और टाकरू डिसाइड करता है कि पब्लिक बाथरूम जाने का। वो रिलैक्स करते हुए सोचता है, इस दुनिया में आके आधा महीना हो गया। जब हम बेल्किन आए थे तो ये बाथरूम कितना गंदा था, अच्छा हुआ मैंने क्लीन मैजिक यूज किया। अब वो हर दिन के एंड में गर्म पानी में रिलैक्स कर सकता है, एक छोटी सी लग्जरी जो उसे बहुत सुकून देती है। तभी एक लिजार्ड मैन एडवेंचरर जिसका नाम क्लेस्टन है उसके पास आता है। टाकरू थोड़ा सरप्राइज होता है, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? क्लेस्टन कहता है, पुरानी चोट दर्द कर रही है, लगता है बारिश होने वाली है। बातों बातों में क्लेस्टन बोलता है, मैंने सुना है कि तुम हीलिंग मैजिक भी यूज करते हो, तुमने किसी बीमार आदमी को क्योर किया था? टाकरू मुस्कुराता है, हाँ बस इमिटेट कर रहा था जो मैंने पहले देखा था, मैंने उससे पैसे नहीं लिए। क्लेस्टन हंस कर कहता है, तुम सच में एक सेल्फलेस बंदे हो, पर अगर चाहो तो इस स्किल से तुम अमीर बन सकते हो। टाकरू थोड़ा टेंस होता है, क्या लोग मुझे इस वजह से पसंद नहीं करेंगे? क्लेस्टन जोर से हंस पड़ता है। टाकरू कहता है, मैं अभी जहाँ हूँ उससे खुश हूँ, रैंक बढ़ाने का मन नहीं है। क्लेस्टन कहता है, तुम सच में अलग हो, पर ध्यान रहे ऐसे लोग ज्यादा नोटिस में आ जाते हैं। टाकरू कैजुअल टोन में बोलता है, मुझे बस कुछ शार्प सीजर चाहिए मटेरियल कलेक्ट करने के लिए। क्लेस्टन बोलता है, मैं उस चीज की बात नहीं कर रहा था। वो निकलते हुए कहता है, तुम्हें इस दुनिया के बारे में और सीखना चाहिए। कुछ दिन बाद टाकरू फिर गिल्ड आता है, एक और जॉब कंप्लीट करने के बाद। वही एपराइजर फिर से कहता है, टाकरू तुम्हें रैंक अप कर लेना चाहिए,
तुम्हारे जैसे बंदे के लिए हायर रैंक मुश्किल नहीं। पर टाकरो फिर से कहता है, मुझे रैंक बढ़ाने में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे बस पीस चाहिए। और जैसे ही वो बात खत्म होती है, गिल्ड के दरवाजे जोर से खुल जाते हैं। एक एडवेंचरर दौड़ता हुआ आता है और कहता है, गॉब्लिन्स अटैक कर रहे हैं। गिल्ड मास्टर तुरंत ऑर्डर देता है, सब रैंक डी और उसके ऊपर के एडवेंचरर को बुलाओ और जितने भी हीलर्स और मेडिक्स अवेलेबल हैं उन्हें नॉर्थ स्टेशन भेजो। तभी एक छोटी सी लड़की म्यूस्ले रिपोर्ट देती है, सर रैंक ए के एडवेंचरर्स में से ब्रैक और मोहम टाउन से बाहर हैं, लेकिन क्लेस्टन अवेलेबल है। गिल्ड मास्टर तुरंत कहता है, तो फिर तुरंत उस री ड्रैगन को बुलाओ। ये सब देख करके टाकरू सोचता है, मैं तो सिर्फ रैंक एफ हूँ, ये सब मेरी लेवल के बाहर है। और वो चुपके से निकलने लगता है, लेकिन गिल्ड मास्टर उसे रोक लेता है और कहता है, तुम भी चल रहे हो। टाकरू शॉक में कहता है, मैं तो एफ रैंक हूँ भाई। और अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। मीटिंग में सब एडवेंचरर इकट्ठा होते हैं। गिल्ड मास्टर मैप पर पॉइंटर लगाता है और कहता है, फ्रंट लाइन अभी स्टैब प्लेन है, साउथवर्ड्स डायरेक्शन में। गॉब्लिन सीधा बेलहेम की तरफ मार्च कर रहे हैं, हमें उन्हें साउलेस्ट रिवर के ब्रिज से क्रॉस करने नहीं देना है। सब वॉरियर एक्साइटेड होते हैं, एड्रिनल से भरे हुए। टाकरो उन्हें देखता है और सोचता है, ये लोग तो कॉम्बैट के दीवाने हैं, पर मैं तो एक सिंपल क्राफ्टर हूँ। उसे लगता है कि वो बिल्कुल आउट ऑफ प्लेस है। तब दो एडवेंचरर डियागो और ऑर्लैंडो उसके पास आते हैं। हे रैंक एफ, बस पीछे ही रहना, तुमसे ज्यादा उम्मीद नहीं है वैसे भी। और दोनों हंसने लगते हैं। टाकरो ऑकवर्ड स्माइल करता है, लेकिन तभी गिल्ड मास्टर उसके पास आता है और कहता है, तुम वही हो ना जिसके बारे में ग्रिट ने इतनी तारीफ की थी। टाकरो थोड़ा नर्वस होकर के कहता है, हाँ शायद मैं ही हूँ। गिल्ड मास्टर कहता है, सब लोग तुम्हारे बारे में अच्छा बोलते हैं और ग्रिट किसी को इतनी इजीली अप्रिशिएट नहीं करता। टाकरो ब्लश करते हुए कहता है, मैं ऑनर्ड फील करता हूँ। गिल्ड मास्टर उसकी आंखों में देखता है बिना ब्लिंक किए। टाकरो भी सीधा देखते रहता है। तब मास्टर जोर से हंस पड़ता है, पहली बार कोई मेरी आंखों में देखा और डरा नहीं। वो कहता है, तुम दिखते तो सिंपल हो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम अंदर से बहुत पावरफुल हो। डियागो और ऑर्लैंडो बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा जलने लगते हैं, पर मास्टर उन्हें इग्नोर करके कहता है, टाकरू तुम खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हो, बस लड़ो उसके लिए जिसे तुम प्रोटेक्ट करना चाहते हो। म्यूस्ले उसके पास आती है और थोड़ा सैड टोन में कहती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मास्टर ने रैंक एफ को भी भेज दिया, लेकिन मैं एक्साइटेड हूँ। टाकरू कंफ्यूज होता है। वो कहती है, मैं हीलिंग मैजिक यूज कर सकती हूँ, हमें मास्टर के ट्रस्ट पर खरा उतरना है। मिशन बेस तक जाते हुए म्यूस्ली क्लियरली डर रही होती है। वो लिटरली टाकरू के आर्म पकड़ लेती है, जैसे उसकी लाइफ उसी पर डिपेंड करती हो। टाकरू समझ जाता है कि अगर ये इतना डर गई तो बैटल में प्रॉब्लम होगी। वो कामली कहता है, देखो हम लोग रेयर साइड पर हैं, हमें एनिमी दिखेगा भी नहीं, तुम्हारा काम बस हील करना है, फाइट नहीं। म्यूस्ली आंखों में आंसू लेकर कहती है, मैं डर नहीं रही हूँ। टाकरू जेंटल टोन में कहता है, डर लगना नॉर्मल है, जो बैटलफील्ड में लड़ते हैं वो भी डरते हैं, लेकिन वो अपने फियर के बावजूद लड़ते हैं। तुम्हें शर्म नहीं आनी चाहिए, तुम्हें सिर्फ अपना बेस्ट देना है। उसकी बात सुनकर के म्यूस्ले अपने आंसू पोंछती है और स्माइल करती है। तुम सही कह रहे हो टाकरू, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। और वो दोबारा कॉन्फिडेंट बन जाती है। इसके बाद बेस पर वापस आते ही क्ले टाकरू के पास आता है, उसके पहले दिए गए जज्बाती स्पीड से इम्प्रेस होके। क्ले हंसता है और बोलता है, किसी ने सोचा भी नहीं था कि तुम इतने पैशन से बोल सकते हो। तब टाकरू उससे पूछता है, तुम फ्रंटलाइन पर नहीं जा रहे? क्ले कहता है, आज मेरी पुरानी चोट फिर से दर्द कर रही है और शरीर साथ नहीं दे रहा। टाकरू समझ जाता है ये वही गहरी चोट है जो उसने क्ले के पीठ पर देखी थी। वो पूछता है, क्या वो चोट तुम्हें शर्म का एहसास दिलाती है? क्ले थोड़ा चुप हो जाता है और फिर धीरे से कहता है, हाँ, लोग सोचते हैं कि मैं किसी दुश्मन से भाग गया था। टाकरू तुरंत बोलता है, लेकिन तुमने वो चोट किसी को बचाते हुए खाई थी ना? तुम जिंदा हो, इसका मतलब तुम अभी भी किसी को प्रोटेक्ट कर सकते हो। क्ले हैरान हो जाता है, शायद तुम सही कह रहे हो। अचानक गिल्ड मास्टर की आवाज आती है, फॉर्मेशन टूट चुके हैं, दुश्मन पास आ रहे हैं। क्ले बिना सोचे अपना हथियार उठाता है, चाहे मेरा शरीर टूट जाए, मैं सबको बचाऊंगा।
और बिना किसी हेजिटेशन के आगे बढ़ जाता है। टाकेरू उसे रोक नहीं पाता, लेकिन अंदर से जानता है अगर क्ले अपने आप को बर्बाद कर देगा तो किसी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। वापस बेस पर म्यूसले अब थोड़ा संभल चुकी थी। टाकेरू देख करके कहता है, मैं अब और नहीं भाग सकता। वो अपना स्टाफ निकालता है और एक पावरफुल मैजिक शील्ड एक्टिवेट करता है। एक ग्लोइंग वॉल पूरे बेस को कवर कर लेती है। फिर वो म्यूसली से कहता है, मैं क्ले के पास जा रहा हूँ, तुम यहाँ इंजर्ड लोगों का ख्याल रखो। टाकेरू अपने हाथ और पैरों पर हार्ट स्पेल लगाता है और बैटलफील्ड की तरफ दौड़ पड़ता है। उसके सामने डजन्स ऑफ गॉब्लिन आ जाते हैं। वो कहता है, बी अब तुम्हारी बारी। छोटा ड्रैगन बी एक पावरफुल लाइटनिंग अटैक करता है और पूरे गॉब्लिन सेकंड में गिर जाते हैं। डियागो और एर्लाडो वहां पहुंच करके कहते हैं, तुमने हमारी जान बचाई, लेकिन एक हायर रैंक मॉन्स्टर गॉब्लिन सर्जेंट अभी भी जिंदा है और वही मॉन्स्टर फ्रंट लाइन तोड़ करके आया था। क्ले अब उनसे अलग हो गया है और उन्हें नहीं पता कि वो कहाँ है। सीन कट होता है। क्ले अकेले गॉब्लिन के बीच बारिश में लड़ रहा होता है। उसके पुराने जख्म फिर से दर्द करने लगते हैं और वो एक बार मिस्टेक कर देता है। जब गॉब्लिन्स उस पर टूट पड़ते हैं, टाकेरू का ड्रैगन बी उन्हें बिजली से मार गिराता है। टाकेरू तेज दौड़ करके क्ले तक पहुंचता है। मुझे पता था ये मौसम तुम्हारे जख्मों को और दर्द देगा। क्ले चीखता है जब टाकेरू उसकी पीठ पर हाथ रखता है। टाकेरू कहता है, अब पीछे हट जाओ, मैं काउंटर अटैक प्लान करता हूँ। अचानक एक जबरदस्त रोर सुनाई देती है। क्ले कहता है, अब पीछे नहीं हट सकते। गॉब्लिन सर्जेंट स्टेज पर आ चुका है, बड़ा मसल से भरा और रेस से भरा हुआ। टाकेरू और क्ले दोनों अटैक से बच के एक साइड जाते हैं। क्ले चिल्लाता है, मैं उन्हें रोकता हूँ, तुम भाग जाओ। टाकेरू देखता है और कहता है, ये स्कार तुम्हारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्या ये किसी खास इंसान की याद है? क्ले कहता है, नहीं, सिर्फ ये मेरी बेवकूफी का निशान है, मुझे ये पसंद नहीं। टाकेरू कहता है, तो फिर अगर मैं इन्हें मिटा दूं तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टाकेरू का ड्रैगन भी एक मैजिक बैरियर बनाता है। टाकेरू अपने बैग से बॉर्डियस का पानी निकालता है और क्ले के पीठ पर डालता है। फिर वो एक स्पेल चैंट करता है, रिडिफ्यूलस। मैजिक की चमक क्ले के जख्मों पर फैल जाती है और हवा में एक डिवाइन लाइट भर जाती है और उसके सारे जख्म एक पल में भर जाते हैं। क्ले घुटनों पर गिरता है, लेकिन उसकी चोट के निशान पूरी तरह से गायब हो जाते हैं। उसका शरीर चमकने लगता है, मसल्स टाइट हो जाते हैं, एनर्जी वेव निकलने लगती है। टाकेरू हैरान रह जाता है, ये क्या? क्ले अपने हाथ देख करके बोलता है, मुझे लगता है कि मेरी ताकत अंदर से उभर रही है, मैं फिर से जवान महसूस कर रहा हूँ। फिर वो गरजता है, आओ गॉब्लिन्स! और सिर्फ कुछ मिनट में सभी गॉब्लिन्स उसके सामने गिर जाते हैं। लड़ाई खत्म होने के बाद गिल्ड मास्टर आता है और टाकेरू से कहता है, ये बताओ क्लेस्टोन का पावर तुमने अनलॉक किया था, है ना? टाकेरू मुस्कुराता है, मैंने तो सिर्फ एक हीलिंग स्पेल यूज करा था। गिल्ड मास्टर आंखें संकोचता है, मुझे लगता है कि ये सब कुछ नहीं था, मैंने सुना तुमने बहुत बड़ा स्पेल भी कास्ट किया। टाकेरू तुरंत बोलता है, वो तो बी ने किया था, मेरा छोटा ड्रैगन। गिल्ड मास्टर थोड़ा सीरियस हो जाता है, तुम असल में कौन हो? टाकेरू कहता है, मैं तो बस एक एफ रैंक एडवेंचरर हूँ जो मटेरियल कलेक्ट करता है। गिल्ड मास्टर हंसते हुए कहता है, ठीक है, तुम्हें अपने काम के लिए रिवॉर्ड मिलेगा। ये बोलकर के वो वहां से चला जाता है। उस रात क्ले टाकेरू के कमरे में घुस आता है, बताओ तुमने मेरे साथ क्या किया? टाकेरू मुस्कुरा करके कहता है, लगता है तुम अब बिल्कुल ठीक हो। क्ले कहता है, ठीक? मुझे लगता है कि मेरे अंदर कुछ जल रहा है, तुमने क्या डाला मेरे अंदर? टाकेरू उसे शांत करते हुए कहता है, रिलैक्स, मैंने सिर्फ एक एलिमेंट मैजिक का पानी डाला और एक स्पेल कास्ट किया, रिडिफ्यूलस। क्ले कंफ्यूज होता है, एलिमेंट पानी मतलब? टाकेरू समझाता है, यह हाईली कॉन्सेंट्रेटेड मैजिकल एसेंस है जिसे एंशिएंट ड्रैगन वॉल्डियस के अंडरग्राउंड लेक से लाया गया है। क्ले थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। टाकेरू हंसते हुए कहता है, वॉल्डियस बी का पापा या मम्मी समझ लो। क्ले शॉक में कहता है, वेट, बी एक एंशिएंट ड्रैगन है? टाकेरू बोलता है, हाँ, मैंने सोचा वो होली वाटर जैसे काम करेगा। मैजिक से बना पानी स्किन के जरिए अब्जॉर्ब हो जाता है और हीलिंग स्पीड बढ़ जाती है। क्ले कहता है, तुम तो एडवांस हीलिंग स्पेल जानते हो।
टाकरो मुस्कुराता है, नहीं, मैं बस कॉपी किया जो मैंने पहले देखा था। फिर वो कामली समझाता है, हीलिंग मैजिक तब ज्यादा इफेक्ट होती है जब तुम्हारा दिमाग में ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर क्लियर हो, नर्व्स, मसल्स, एनर्जी फ्लो, सब कुछ। क्ले अब सीरियस एक्सप्रेशन के साथ देखता है और पूछता है, तुम असल में कौन हो? रूम में एक भारी खामोशी छा जाती है। टाकरो सोचने लगता है, मुझे उस गॉड ने मना किया था अपनी आइडेंटिटी बताने से, लेकिन अगर मैंने सच बताया तो सब कुछ बदल जाएगा। वो अपनी पुरानी पीसफुल लाइफ नहीं खोना चाहता था, लेकिन उसे लगता है कि वो क्ले का एहसानमंद है और झूठ बोलना गलत होगा। क्ले उसे देखता है और कहता है, अगर तुम्हें इतना असुविधा हो रही है तो मैं नहीं पूछता। वो शीश करता हुआ निकलने लगता है, लेकिन टाकरो तुरंत कहता है, रुको, मैं बताता हूँ, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। क्ले रुक जाता है, आंखों में क्यूरियोसिटी। अब तो इंटरेस्टिंग लग रहा है। टाकरो धीरे से कहता है, मैं एक दूसरी दुनिया से आया हूँ। रूम में एक लंबा साइलेंस फैल जाता है। क्ले उसे देख करके कहता है, तुम पागल हो क्या? टाकरो नर्वस हंसी के साथ कहता है, मुझे पता था कि तुम ऐसे ही शक्ल बनाओगे। टाकरो और क्ले के बीच अब एक इमोशनल और थोड़ा कंफ्यूजिंग मोमेंट चल रहा था। टाकरो उसे समझाने की कोशिश करता है, रीइंकार्नेशन का मतलब क्या होता है। क्ले सोचता है कि शायद वो कह रहा है कि जब एक आत्मा दोबारा नए शरीर में जन्म लेती है। टाकरो मुस्कुरा के कहता है, बिल्कुल सही कहा तुमने, मैं एक बार मर चुका हूँ और इस नए शरीर में दोबारा जन्म लिया है। क्ले ये सुनकर के शॉक हो जाता है। कुछ मिनट्स लगते हैं उसे ये सब समझने में। टाकरो उसे बैठा करके कुछ डिटेल्स में समझाता है, कैसे वो मर गया, कैसे वापस आया और अब तक क्या हुआ। क्ले थोड़ा इमोशनल हो जाता है और कहता है, ये सब सुनकर के थोड़ा अजीब लगता है, पर एक बात तो सच्ची है, टाकरो ने उसके पुराने जख्म ठीक कर दिए और उसे एक ड्रैगन न्यूड बना दिया। ड्रैगन न्यूड वो पुरानी और रेयर स्पीसीज है जो लिजार्ड ड्रैगन के एंसेस्टर कहलाते हैं। क्ले खुश होता है कि उसके अंदर अब नोबल ब्लड है, पर अंदर से वो थोड़ा डरा हुआ भी है। वो कंफ्यूज होकर के कहता है, मुझे डर लगता है कि कहीं मैं अपना कंट्रोल खो ना दूं और सब कुछ बर्बाद कर दूं। टाकरो उसे शांत कराने की कोशिश करता है, रिलैक्स, टाइम के साथ तुम इस फॉर्म में आदत डाल लोगे। लेकिन क्ले थोड़ा गुस्सा हो जाता है, तुम सब कुछ इतना कैजुअली क्यों लेते हो टाकरो? थोड़ा रिस्पॉन्सिबल भी बनो। टाकरो बस हाँ में सर हिला देता है, जानता है कि उसे सुनना ही पड़ेगा। इसके बाद टाकरो और उसके साथ वाले लोग एक नए एरिया एरिस्टियन डिस्ट्रिक्ट जा रहे होते हैं। थोड़ा घूम फिर कर टाकरो एक वेपन शॉप के सामने रुक जाता है। वहाँ एक कैट ईयर वाली लड़की उसका स्वागत करती है। उसका नाम रिब होता है। वो पूछती है, क्या आपको कुछ पसंद आया? टाकरो कहता है, मुझे मटेरियल कलेक्ट करने के लिए नए सीजर चाहिए, मेरी पुरानी तो खराब हो गई है। रिब कहती है, हमारे पास नहीं है, लेकिन आप तो वही फेमस मटेरियल कलेक्टर है ना, जिनके बारे में सब बात कर रहे हैं। टाकरो हाँ कहता है। रिब मुस्कुरा के कहती है, मेरे मास्टर ग्रॉस एक टॉप क्लास ब्लैक स्मिथ है, शायद वो आपकी हेल्प कर सके। वो उसे अंदर ले जाती है और अपना वर्कशॉप दिखाती है। टाकरो उसकी कला देख करके लिटरली इम्प्रेस हो जाता है। रिब कहती है, एक दिन मैं भी अपने मास्टर से टेक्निक चुरा करके एक ऐसी तलवार बनाऊंगी जो एक हीरो के लायक हो। टाकरो कहता है, मैं दुआ करता हूँ तुम्हारा सपना जरूर पूरा हो। फिर वो दोनों जाते हैं मास्टर ग्रॉस के ऑफिस में। रिब इंट्रोड्यूस करती है, ये वही कलेक्टर है जिनके बारे में सब बात कर रहे हैं। ग्रॉस थोड़ा स्पेक्टिकल लगता है, बड़ी रेपुटेशन है इस नए बंदे के लिए। टाकरो कहता है, बस थोड़ा लक साथ दे गया। रिब आइडिया देती है, मास्टर क्यों ना ये बंदा हाइड्रा और लेकर आए, उससे हमारी एग्जीबिशन के लिए परफेक्ट शॉट बन सकती है। ग्रॉस इंस्टेंटली मना कर देता है, बिल्कुल नहीं, रिहाई माइन बहुत डेंजरस जगह है, मैं किसी कलेक्टर को वहां नहीं भेजूंगा। रिब फिर भी इंसिस्ट करती है, अगर आप उसे चांस देंगे ही नहीं तो कैसे पता चलेगा। फिर उसके सामने ग्रॉस गुस्सा हो जाता है। रिब जिद पर आ जाती है, अगर आपको इतना ही भरोसा नहीं है तो सेकंड रेट मटेरियल से ही शॉट बना लीजिए, देखते हैं फिर लोग आपको मास्टर कहते हैं या नहीं। ग्रॉस का पेशेंस टूट जाता है, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मुझे ऐसे बोलने की। और यहाँ से कहानी एक नए ट्विस्ट की तरफ बढ़ने लगती है। ग्रॉस गुस्से में चिल्ला करके कहता है,
तुम्हें पता है कि रिहाई माइन कितनी खतरनाक जगह है? वहाँ सिर्फ मॉन्स्टर ही हैं, बल्कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वहाँ डीमंस भी आ गए हैं। वो थोड़ा शांत होता है और कहता है, मैंने भी ये अफवाह सुनी है और लगता है हाइड्रा मिनरल के सप्लाई के कम होने का रीजन वही प्राणी है जो उस माइन के अंदर रहते हैं। ग्रॉस फिर सीरियस टोन में पूछता है, रिब, क्या तुमने ये सब उस कलेक्टर को बताया? रिब तब चुप हो जाती है। ग्रॉस कहता है, एक लोहार जो किसी की जान की कदर नहीं करता, उसे हकदार नहीं कहा जा सकता वो हथौड़ा उठाए। वो टाकरू की तरफ देखता है और कहता है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि तुम यहाँ आए हो, पर मैं किसी जवान को मौत के मुंह में नहीं भेज सकता, सिर्फ एक तलवार के लिए। रिब की आंखों में रिस्पेक्ट आ जाती है और वो अपने मास्टर की बात समझ जाती है। वो टाकरू से सॉरी कहती है और बोलती है, प्लीज इस मिशन को भूल जाओ। लेकिन टाकरू सिर्फ हल्का सा मुस्कुराता है और सबको बिस्किट ऑफर करता है। फिर कामली कहता है, मुझे समझ आ गया कि हाइड्रा मिनरल सिर्फ रिहाई माइन में ही मिलता है। वो सीधा ग्रॉस से कहता है, अगर मैं वहां जाकर के हाइड्रा ओर लेकर आऊं तो क्या आप मेरे लिए एक ऐसी स्पेशल सीजर बनाएंगे जो सिर्फ मैं यूज कर सकूं? ग्रॉस थोड़ा हैरान हो जाता है। लड़के, तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं दी क्या? टाकरू कॉन्फिडेंट टोन में कहता है, मैं कुछ भी हैंडल कर सकता हूँ। और ये सब प्रूफ करने के लिए वो अपने बैग से एक क्रिएचर का बॉडी पार्ट निकालता है। वो एक ऐसे बीस्ट का था जिसे बी रैंक एडवेंचरर भी मुश्किल से हरा पाते। ये देख करके ग्रॉस भी समझ जाता है कि टाकरू कोई आम आदमी नहीं है। वो फाइनली मिशन अलाउ कर देता है। थोड़ी देर बाद टाकरू एक कैरेज में बैठा होता है। उसका डेस्टिनेशन है बेरिया विलेज, जहाँ से रिहाई माइन के लिए रास्ता जाता है। उसके पास बी भी है और वो रैंडमली बोल पड़ती है, मुझे क्रैब खाना है। टाकरू थोड़ा मुस्कुराते हुए कहता है, अभी तो हमारे पास क्रैब खत्म हो गया है। कैरेज में कुछ पैसेंजर बैठे होते हैं और वो बातें कर रहे होते हैं कि कुछ अजीब चीजें हो रही हैं। रॉबरी पास की सारी पॉइजनस हर्ब्स एक रात में ही मुरझा गई। कहा जा रहा है कि व्हाइट टाइगर फॉरेस्ट में भी कुछ डिस्टरबेंस हो रहा है। टाकरू चुपचाप सुनता है और अपने मन में सोचता है, बस ये सब मेरी वजह से ना हो। कुछ देर बाद कैरेज एक छोटे गांव पर रुकता है जहां एक हॉर्स ट्रेडर मिलता है। टाकरू सोचता है, काश मेरे पास अपना एक घोड़ा होता, ट्रेवल कितना इजी हो जाता। तभी वो सुनता है एक लड़की किसी सेलर से झगड़ा कर रही होती है। वो देखता है ये तो वही एल्फ लड़की है जिससे वो पहले मिल चुका था। एल्फ कहती है, मैंने एक व्हाइट प्योर हॉर्स मांगा था जो आसमान में उड़ सके, और तुम मुझे ये क्या दिखा रहे हो? ये कोई बड़ा सा व्हाइट बॉडी है, घोड़ा नहीं। सेलर कहता है, मैडम, यहाँ हम हॉर्स उन सब क्रिएचर को कहते हैं जो लोड उठा सके, चाहे वो जाइंट ईगल हो या बड़ा क्रो। एल्फ शॉक में कहती है, ओह, लगता है मैंने गलत तरह से ऑर्डर दिया। सेलर मुस्कुरा के कहता है, कोई बात नहीं, मुझे भी कंफर्म कर लेना चाहिए था। फिर वो बोलता है, अगर आपको असली व्हाइट पेगेस चाहिए तो आपको रॉल किंगडम ड्रॉफ के देश जाना पड़ेगा। एल्फ खुश होकर के वहां से चली जाती है और टाकरू सोचता है, लगता है हम दोनों का डेस्टिनेशन एक ही है। रास्ते में टाकरू और बी डिसाइड करते हैं कि थोड़े टाइम के लिए कुछ और रिसोर्स कलेक्ट कर लें। सबसे पहले वो कलेक्ट करता है नो रैट मशरूम, एक ग्रीन कैप वाला मशरूम जिसमें व्हाइट डॉट्स हैं। देखने में पॉइजनस लगता है पर असल में बहुत न्यूट्रियस है और स्टेमिना बढ़ाता है। फिर वो ढूंढता है मुआसो मशरूम, जिसका रेड कैप और व्हाइट डॉट्स होते हैं। ये खाने से ग्रोथ और डेवलपमेंट तेजी से होती है। टाकरू नेचर को देख करके कहता है, यहाँ का जंगल तो लिटरली एक ट्रेजर है इंग्रेडिएंट्स का। थोड़ा आगे जाकर के वो पाता है मूनलाइट ग्रास, एक येलो फ्लावर जो सिर्फ क्रेसेंट मून के नीचे खिलता है। उसका नेक्टर स्पिरिट्स का फेवरेट है और थकान मिटा देता है, और जब उसे पीसा जाता है तो वो एक पावरफुल ऑर्नामेंट बन जाता है जो फटीग दूर करता है। टाकरू कुछ और मूनलाइट ग्रास कलेक्ट कर ही रहा होता है, तभी जंगल के अंदर से एक फैमिलियर ग्रॉल सुनाई देता है। वो आवाज उसके लिए अब पहचानी हुई थी, और जैसे ही बी और वो उस डायरेक्शन में जाते हैं उन्हें एक एल्फ लड़की मिलती है। एक पेड़ के सहारे बैठी होती है, पूरी थकी हुई, प्यास से बेहाल और भूख से कमजोर। टाकरू तुरंत अपनी बोतल निकालता है और उसे पानी पिलाता है, फिर अपने पैक से थोड़ा खाना भी देता है। एल्फ धीरे से पानी पीती है और थोड़ा खाना खाती है, और तब उसके चेहरे पर फिर से रंग आ जाता है। वो उठ करके टाकरू के पास आती है, हाथ बढ़ा करके कहती है, मैं तुम्हारी बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। टाकरू मुस्कुराता है, लेकिन अगली ही सेकंड उसके चेहरे का एक्सप्रेशन बदल जाता है।
एल्फ के शरीर से एक अजीब सी स्मेल आ रही होती है और तब टाकरू एक क्लीन मैजिक कास्ट करता है और बस कुछ सेकंड में एल्फ पूरी तरह से साफ और फ्रेश हो जाती है। टाकरू कैजुअली कहता है, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि एक प्योर और एलिजेंट एल्फ का इमेज हर सेकंड टूट रहा हो। एल्फ हंसी से मुस्कुराती है और फाइनली अपना नाम बताती है, ब्लेरेटा ब्रोलाइट, और कहती है, मुझे पता है कि एक एल्फ का नाम ह्यूमंस के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। फिर वो कहती है, तुमने मेरी 2 बार मदद की है, मैं तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊंगी। टाकरू हाथ हिलाता है और कहता है, अरे नहीं, मैंने कुछ खास नहीं किया, बस अपना फर्ज निभाया। लेकिन ब्लेरेटा थोड़ी सी सीरियस टोन में कहती है, एल्फ्स कभी भी काइंडनेस का बदला बेपरवाही से नहीं देते। टाकरू कहता है, मैं ये सब बदले में नहीं करता। फिर भी बेल इंसिस्ट करती है, कम से कम मुझे तुम्हारा साथ देने दो, मैं हेल्प करूंगी। बी एक्साइटेड हो जाता है और तुरंत कहता है, मुझे ये आइडिया पसंद है, और ऐसे ही बेल उनकी टीम का टेम्पररी मेंबर बन जाती है। इसके बाद टाकरू कुछ नो रैट मशरूम कलेक्ट कर रहा होता है और बी और बेल दोनों हंसते हुए दौड़ करके आते हैं। बेल एक्साइटेड टोन में कहती है, टाकरू देखो मैंने क्या पाया। वो एक छोटी सी चीज दिखाती है और कहती है, ये तो हैमर एंड बियर का एक्सक्रीमेंट है। टाकरू कामली अपनी एवोल्यूशन स्किल यूज करता है और कहता है, ये सिर्फ एक पत्थर है। बेल थोड़ा डिसअपॉइंट होती है पर हार नहीं मानती। थोड़ी देर बाद वो कुछ और लेकर आती है और इस बार टाकरू कहता है, अब ये सच में एक्सक्रीमेंट है। बेल कहती है, सीरियसली ये डिस्गस्टिंग है, और दोनों बेल और बी जोर जोर से हंसने लगते हैं। टाकरू बस उन्हें देख रहा होता है और सोचता है, लगता है इन दोनों की मेंटल एज लगभग एक ही है। इसके बाद शाम ढल जाती है, पेड़ों के पीछे सूरज की लाल रोशनी छुप जाती है। बेल कहती है, मैं जाकर के कुछ लकड़ी ले आती हूँ फायर के लिए। टाकरू कहता है, मेरे पास मैजिक स्टोन है, हम बिना लकड़ी के भी फायर जला सकते हैं। लेकिन बेल समझाती है, एक कैंप फायर के निशान छोड़ना इम्पोर्टेंट होता है ताकि दूसरे ट्रेवलर समझे कि ये जगह सेफ है कैंप के लिए। वो निकल जाती है और कुछ देर बाद वापस आती है, लेकिन अपने हाथों में लकड़ियां नहीं, एक बड़ा सा ट्रंक लेकर। टाकरू हैरान हो जाता है, तुम ये क्या लेकर आई हो। बेल कहती है, बस देखो। वो ट्रंक हवा में उछालती है, फिर खुद जंप करती है और दोनों डैगर से उसे छोटे छोटे लकड़ियों में काट देती है। पीसेस बिल्कुल इवन और परफेक्ट कट में जमीन पर गिरते हैं। टाकरू शॉक में कहता है, यार ये सब एल्फ्स ऐसी ही होती हैं। फिर वो उसके वेपन पर इवोल्यूशन स्किल लगाता है और उसके सामने आता है। वेपन रैंक ए, उसका नाम स्टिल्फ याम्बिला। ये हाई एल्फ ट्रेजर ड्रैगर है जिनमें विंड स्पिरिट का पावर समाया हुआ है। ये डैगर अपने वेल्डर के मैजिक पावर के हिसाब से अपना शार्पनेस और स्पीड बढ़ा लेता है, और इन्हें सिर्फ प्योर ब्लड लाइन के एल्फ्स ही वियर्ड कर सकते हैं। टाकरू इम्प्रेस होता है और कहता है, नो वंडर, तुमने ट्रंक को कॉटन जैसे काट दिया। उसके बाद वो अपनी फेवरेट सूप बनाता है, एक थिक हर्बल स्ट्यू जिसमें मून ग्रास और फॉरेस्ट हर्ब्स का फ्लेवर होता है। बेल और बी उसे देख के दोनों एक्साइटेड हो जाते हैं। जैसे ही बेल पहली सिप लेती है, उसका रिएक्शन प्राइसलेस होता है। टाकरू थोड़ा शर्मा कर कहता है, अरे तुम लोग तो ओवर रिएक्ट कर रहे हो, पर अंदर से वो खुश होता है। खाते खाते बेल पूछती है, टाकरू तुम बॉस रोल किंगडम जा रहे हो ना। वो हाँ में सर हिलाता है, हाँ मुझे वहाँ रिहाई माइन के हाइड्रल मिनरल कलेक्ट करना है। बेल क्यूरियस हो जाती है और पूछती है, तुम्हें हाइड्रल मिनरल क्यों चाहिए। बेल थोड़ा सीरियस एक्सप्रेशंस के साथ कहती है, मैं एक वाइड पेगासस ऑफ स्काई को ढूंढ रही हूँ, वही जिसका सपना मेरी बहन रियोटे कारा ने हमेशा देखा था। टाकरू उसके वर्ड सुनकर के सीरियस होने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही उसके चेहरे पर चिपके हुए ब्रेड क्रम्स देखता है, पूरा सीरियस मोमेंट उड़ जाता है। बेल अपना फेस स्लीव से साफ करती है और कहती है, लगता है मुझे फिर से तुम्हारा खाना खिलाने की आदत पड़ गई है, मेरी डेब्ट और बढ़ गई। टाकरू हंस के कहता है, तो तुम मेरी बॉडीगार्ड बन जाओ ना, मुझे कोई चाहिए जो मुझे नए ट्रिक सिखा सके, जैसे वो कैंप फायर का आइडिया। बेल थोड़ा हैरान होती है, बस इतना ही चाहिए तुम्हें। टाकेरू काफी कैजुअली बोलता है, हाँ मुझे लगता है ये काफी बड़ा फेवर है। बेल मुस्कुरा के कहती है, जो भी किस्मत ने हमें मिलवाया है, मैं उसे एक अच्छे साइन समझती हूँ।
मैं तुम्हारा ऑफर एक्सेप्ट करती हूँ, अब मैं तुम्हारी बॉडीगार्ड हूँ। लेकिन उस रात टाकरू को नींद नहीं आती क्योंकि बेल के जोरदार खराटे उसका पूरा नाइट डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अगली सुबह उसके आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स क्लियरली दिखाई दे रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वो ट्रेवल कंटिन्यू करता है। बी बोलता है इस रिवर के उस पार ही ड्रॉफ किंगडम का रिहाई माउंटेन है। टाकरू कैजुअली कहता है बिल्कुल मेरे होमलैंड के जोटाका रेंज जैसा लगता है। बेल को कुछ समझ नहीं आता तो वो टॉपिक चेंज कर देता है और कहता है चलो कुछ खाना खा लेते हैं। तीनों एक रेस्टोरेंट जाते हैं और ऑर्डर करते हैं एक अच्छी टकरी मीट जो लोकल स्पेशलिटी होती है। टाकरू पहली बाइट लेता है और कहता है ये तो कमाल का टेस्ट है। बेल कहती है बिल्कुल जैसा मेरे दोस्त ने बताया था। टाकरू सोचता है दोस्त मतलब कोई एल्फ होगा, लेकिन बेल कहती है नहीं नहीं वो तो एक लिजार्ड मैन है जो ड्रैगन किंग का ऑर्डिनरी नाइट है, स्टॉल्स एम्पायर का सेंट नाइट है। उसी टाइम एक आवाज आती है तुम उससे मिल चुके हो और सीन में एंट्री होती है क्लेस्टन की। बेल खुशी से कहती है कितने दिनों बाद मिले हो क्ले। लेकिन क्ले टाकरू को डांट देता है तुम बिना बताए निकल गए, मैं गिल्ड में रिपोर्ट कर चुका हूँ। टाकरू नर्वसली कहता है मैं गिल्ड को इन्फॉर्म कर दिया था। क्ले सार्केस्टिकली बोलता है तुम हमेशा लेजी ही रहोगे। फिर पूछता है अब कहाँ जा रहे हो। टाकरू कहता है मैं रुहाई माइन जा रहा हूँ हाइड्रा और कलेक्ट करने। क्ले शॉक्ड होता है क्या, वो तो डेंजरस एरिया है, तुम्हारे रैंक के लोग उस माइन में नहीं जा सकते। टाकरू कामली कहता है उनकी हेल्प चाहिए थी तो इग्नोर नहीं कर सकता था। क्ले बोलता है अगर रिवॉर्ड अच्छा नहीं मिला तो तुम पछताओगे। टाकरू कहता है रिवॉर्ड तो बहुत अच्छा है। ग्रॉस ने प्रॉमिस किया था कि वो मेरे लिए अल्टीमेट पेयर ऑफ सीजर बनाएगा। क्ले थोड़ा साइलेंट हो जाता है और बोलता है मुझे समझ नहीं आता कि तुम दिल के अच्छे हो या बहुत सिंपल माइंडेड हो। टाकरू कहता है मेरे लिए सीजर शॉट से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्ले फाइनली सी करता है और कहता है ठीक है मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, मुझे वैसे भी बॉल रोल जाना था अपने लांस रिपेयर करने। बेल एक्साइटेडली बोलती है मैं पहले से ही टाकरू की बॉडीगार्ड हूँ, तुम सेकंड बन जाओ। क्ले कहता है सेकंड बॉडीगार्ड सुनने में बुरा नहीं लगता। और इसी तरह टाकरू के साथ एक ग्रम्पी समुराई और एक बबली एल्फ रेडी हो जाते हैं उसके नए मिशन के लिए। लेकिन टाकरू के मन में एक अजीब सी फीलिंग होती है कुछ तो गड़बड़ होने वाला है। और नेक्स्ट मॉर्निंग फाइनली वो लोग पहुंच जाते हैं बॉस रियोल, जहां उन्हें मिलती है एक ह्यूज भीड़ एंट्रेंस के सामने। टाकरू कहता है यार जितना भी सिटीज हम घूम गए सब जगह यही हाल है, लोगों का जाम। क्ले चिल मोड में कहता है रुको मैं बात करता हूँ। वो एक गार्ड के पास जाता है और बस 2 मिनट के बाद तीनों को बिना लाइन के अंदर जाने दिया जाता है। टाकरू हैरान होता है ये तो वीआईपी ट्रीटमेंट लग रहा है, क्या ये ठीक है? क्ले कैजुअली बोलता है अरे नहीं मैं बस एक पुराने दोस्त से मिला हूँ। गार्ड उन्हें अंदर गाइड करता है और एक्सप्लेन करता है बॉस रोल पहले एक माइनिंग सेटलमेंट था जिससे आयरन एक्सट्रैक्शन के बाद कार्वेन के अंदर बसाया गया। और जैसे ही टाकरू नीचे देखता है वो लिटरली एक पूरी अंडरग्राउंड सिटी देख करके स्टन रह जाता है। गार्ड बोलता है वेलकम टू द ड्रॉफ किंगडम। टाकरू एकदम हैरान होता है ये तो कमाल का है, पूरा शहर जमीन के नीचे। तब गार्ड क्लेस्टन से कहता है किंग ने आपको बुलाया है। टाकरू शॉक होता है क्या तुम किंग को जानते हो? क्ले ऑकवर्डली बोलता है एक थोड़ा पुराना और कॉम्प्लिकेटेड रिश्ता है। गार्ड हंसते हुए बोलता है कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं, आप तो हीरो हो जिसने किंग को थंडर डीमन सेंगुम से बचाया था। क्ले एम्बैरेस एक्सप्रेशन के साथ बोलता है इतना ग्रैंड नहीं था। वो एक्सप्लेन करता है उस वक्त ड्रॉफ के लोग मास्टर ब्लैकस्मिथ थे लेकिन खुद लड़ नहीं सकते थे। एक डीमन उन पे रूल करता था लेकिन जब उसने मुझे देखा एक नजर में ही भाग गया। टाकरू कहता है अरे ये तो कमाल का फीट है। गार्ड प्राउडली कहता है उस दिन की याद में हमने एक स्टैचू भी बनाया है। जैसे ही सब उस स्टैचू के पास जाते हैं क्ले अपने हाथों से फेस छुपा लेता है। टाकरू बोलता है रिलैक्स वो तो तुम जैसा भी नहीं लगता। क्ले बोलता है बस वही तो प्रॉब्लम है, नाम मेरा लिखा है पर शक्ल किसी और की है। क्ले कहता है मैं किंग से पहले इसी बात की कंप्लेंट करने वाला हूँ।
फिर टाकरू किंग से मिलता है और ग्रॉस वेंडरस की लेटर देता है, जो एक मास्टर ब्लैकस्मिथ और बेल्किम ट्रेड डिस्ट्रिक्ट का हेड है। लेटर में लिखा होता है कि परमिशन चाहिए हाई माइन एक्सप्लोरेशन के लिए। किंग कहता है, मैं ग्रॉस को जानता हूँ, लेकिन अब वो माइन सेफ नहीं है। एक बड़ा अर्थक्वेक के बाद वहाँ डीमंस का नया नेस्ट बन गया है। टाकरू कहता है, मुझे फिर भी जाना ही होगा। क्ले बोलता है, वो मेरी प्रोटेक्शन में है और बेल भी एक स्किल्ड वॉरियर है। किंग इम्प्रेस होता है और कहता है, तो ठीक है, मैं तुम्हें एक स्पेशल मिशन देता हूँ। माइंड के अंदर जो डीमन डिस्टरबेंस हो रहा है उसके पीछे की सच्चाई ढूंढो। क्ले इंस्टेंटली एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन टाकरू कंफ्यूज होता है। वेट, मैं तो बस ओर कलेक्ट करने आया था। फिर वो लोग मिलते हैं सांबू से, जो एडवेंचरर गिल्ड का हेड और उनका गाइड होता है। वो कहता है, मैं तुम्हें माइंड के टनल्स तक ले जाऊंगा। टाकरू एक लाइट स्पेल कास्ट करता है और मैप चेक करता है जो शंभू ने दिया था। उसके स्पेशल सेंसिंग स्किल से उसे फील होता है कि मिनरल्स यहाँ कमजोर हो गए हैं। शंभू शॉक हो जाता है, तुमने ये सब बस देख करके समझ लिया। वो आगे बढ़ता है, तभी बी वार्निंग देता है कि आगे कुछ खतरा है। क्ले चिल्लाता है, कुछ आ रहा है। बेल और क्ले वेपन निकाल करके रेडी होते हैं और टाकरू सपोर्ट मैजिक कास्ट करता है और एक इंटेंस फाइट शुरू होती है। बेल अपने डैगर से मॉन्स्टर को एक एक करके फिनिश कर देती है। बैटल खत्म होने के बाद ग्रुप डीपर एरिया में जाती है, जहां मैजिक कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। टाकरू एक डेड एंड पर पहुंच जाता है, लेकिन उसे फील होता है कि उस वॉल के पीछे कुछ और है। वो अपनी फायर बैरेज स्पिल यूज करता है और वॉल तोड़ देता है और अंदर से चमक निकलती है। हिल राइट ओर। शंभू शॉक होता है, ये तो रैंक ई मटेरियल है। क्ले कहता है, ये तो एक मैजिक स्टोन के बराबर है। तभी बी फिर वार्निंग देता है, एक और डेंजर। शंभू चिल्लाता है, एक और डीमन आ रहा है। टाकरू तुरंत सीरियस हो जाता है। बेल, क्ले, इस बार मुझे खुद हैंडल करने दो, मुझे इसकी जरूरत है। और फिर शैडो से एक जाइगेंटिक क्रैब डीमन निकलता है, एक मॉन्स्टरस क्रिएचर जिसका साइज देख करके सबकी आंखें खुल जाती हैं। इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी चाहिए तो इस वीडियो पे 2K लाइक और 200 कमेंट कंप्लीट करवा दो। और इसके अलावा आपको कौन सा दूसरा एनिमे देखना है वो भी कमेंट में जरूर बताना। अगर मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। आपके इस छोटे सपोर्ट से हमारे जैसे न्यू क्रिएटर को बहुत मोटिवेशन मिलता है। हम लोग 10K सब्सक्राइबर्स के काफी करीब हैं, तो जल्दी से करवा दो। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।